दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है कज़ुया। एक दिन वो देखता है कि एक गुंडा चाकू लेके कुछ लड़कियों को धमका रहा है। कज़ुया उससे रोकने के लिए उस पे जंप करता है और उससे जमीन पे गिराता है, लेकिन इसी हादसे में उसे चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। मरने के बाद वो अपने आप को एक छोटे से बच्चे के शरीर में पाता है। जब वो शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो पिछले एक हफ्ते से सो रहा था, इसलिए उसकी माँ सारा उसे देखने आती है और सोचती है कि उसे भूख लगी होगी, तो नौकरानी सिल्विया को उसके लिए सूप लाने को कहती है। वो दोनों उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं और तब कज़ुया को एहसास होता है कि उसका रीइंकार्नेशन एक दूसरी दुनिया में हुआ है। वो अपने आसपास देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ। थोड़ी देर बाद सिल्विया सूप लेके आती है और उसे खिलाती है, फिर सुलाने की कोशिश करती है। सिल्विया उसके सवालों के जवाब देती है और उससे पता चलता है कि वो एक 3 साल का बच्चा है जिसका नाम है केन। वो गर्म नाम के एक बड़े नोबल का तीसरा बेटा है जिसके पास एक सेना है जो स्वॉर्डफोर्ड नाम के राज्य को विदेशी हमलावरों से बचाती है। ये सुन के केन बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ लोग तलवार और जादू से राक्षसों को हराते हैं। वो तुरंत मैजिक सीखना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि पहले उससे लिखना पढ़ना सीखना होगा। तो वो पढ़ाई शुरू कर देता है क्योंकि वो इस दुनिया में सच में जीना चाहता है। बाद में उसका पूरा परिवार हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि उसने पहले ही पढ़ना लिखना सीख लिया है। उसकी बहन रेन बताती है कि उसे गिनती भी आती है, इसलिए सब सोचने लगते हैं कि वो एक जीनियस है, लेकिन असल में वो तो बस एक हाई स्कूलर है जो 3 साल के बच्चे के शरीर में फंस गया है। सब हैरान है कि अचानक वो पढ़ाई में इतनी रुचि क्यों लेने लगा, क्योंकि लगता है जैसे वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया हो। कने समझाता है कि वो बस इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। गर्म उसका साथ देता है, कहता है कि इससे वो आगे जाके सफल इंसान बनेगा और उसे मैजिक और हिस्ट्री की किताबें पढ़ने देता है। सारा खुश होती है ये सुन के कि उससे मैजिक में इंटरेस्ट, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अभी मैजिक सीखने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए बस किताबें पढ़े। लेकिन केन को पता है कि वो पहले से ही मैजिक यूज कर सकता है, बस उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो इससे सबसे छुपाता है। रेन को पता चलता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उसे राज्य के 300 साल पुराने इतिहास के साथ साथ दुनिया की अलग अलग जातियों के बारे में भी सिखाती है। 2 साल बाद केन के बपतिस्म का दिन आ जाता है और वो सब एक गाड़ी में बैठ के वेन्यू की तरफ निकालते हैं। कने बाहर की दुनिया देख के बहुत खुश होता है और अपनी बहन से कहता है कि रिचुअल के बाद अपने स्टैट्स दिखाएं। रेन अपनी स्टेटस विंडो खोलती है और केन को पता चलता है कि रेन 3 तरह की एलिमेंटल मैजिक यूज कर सकती है। सारा बताती है कि रेन को मैजिक के देवता से लेवल 2 का ब्लेसिंग मिला है जो बहुत काम का होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कोई स्पेल एक्टिवेट करने में कितनी मैजिक लगेगी और ये स्किल्स को भी अफेक्ट करता है। वो समझाते हैं कि ब्लेसिंग लेवल 5 तक जा सकता है और ये उनके 7 पिलर देवताओं में से कोई एक देता है जिनकी वो अपने राज्य में पूजा करते हैं। वो वेन्यू पहुंचते हैं जहां सब 7 देवताओं की मूर्तियों के सामने घुटने टेकते हैं और पुजारी सेरेमनी शुरू करता है। देवताओं से प्रार्थना करता है कि काने को उसका रास्ता दिखाए। अचानक एक तेज रोशनी छा जाती है और काने को तुरंत देवताओं की दुनिया में ले जाया जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है जब पता चलता है कि देवता उसका इस दिन से ही इंतजार कर रहे थे और उसे कज़ुया बुलाते हैं। सृष्टि का देवता जेनोथ अपना परिचय देता है। कने अपनी अजीब शक्ल के बारे में सोचता है, लेकिन जेनोथ पहले ही जान जाता है क्योंकि वो एक देवता है। मौत और पुनर्जन्म का देवता राइन बताता है कि उसकी मौत एक गलती थी, क्योंकि अगर केन बीच में ना आता तो वो गुंडा खुद ठोकर खा के पकड़ा जाता। ये सुन के केन बुरा मानता है कि उसकी मौत बेकार गई, लेकिन धरती के देवता उसकी अच्छी नीयत से प्रभावित हुए थे, इसलिए उसे इस नई दुनिया में पुनर्जन्म दिया गया। राइन माफी मांगती है क्योंकि केन को 3 साल की उम्र में अपनी यादें याद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन केन कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि इसी वजह से वो लिखना, मैजिक यूज करना और अपने नए परिवार के साथ जिंदगी एंजॉय कर पाया। मैजिक की देवी उसे पसंद करने लगती है और अपना ब्लेसिंग देती है। जेनोथ भी वैसा ही करता है और युद्ध का देवता अपना ब्लेसिंग स्वॉर्ड, फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स के साथ देता है। टेक्नोलॉजी का देवता भी अपना ब्लेसिंग देता है, कहता है अपनी पुरानी दुनिया के ज्ञान से इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। व्यापार का देवता उसे जजमेंट और आइटम बॉक्स जैसी स्किल्स देता है और धरती का देवता उसको यूनिक स्किल्स देता है जो वो वापस जाके यूज कर सकता है। जीनोथ उसे वापस भेज देता है सभी देवताओं के ब्लेसिंग्स के साथ और पुजारी कहता है कि उसने आज तक मूर्ति को इतना चमकते नहीं देखा। गर्म केन की स्टेटस विंडो देखना चाहता है, सोचता है उसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले होंगे, लेकिन केन उसे दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उससे लगता है ये प्रॉब्लम बन सकता है, तो वो पेट दर्द का बहाना बना के भाग जाता है। वो चुपके से अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और शॉक्ड रह जाता है। उसकी सारी मैजिक, ब्लेसिंग्स और स्किल्स लेवल 10 पे हैं। गाने को लगा था हाईएस्ट लेवल 5 होता है, तो वो सोचता है देवता क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उसे ब्लेसिंग दी। वो इससे सबसे छुपाना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जेनोथ ने उसे अपनी स्टेटस छुपाने की एबिलिटी भी दी है। इसके बाद हम उसे अपने परिवार के साथ खाने की टेबल पे देखते हैं जहाँ सब बैप्टिज्म सेरेमनी की रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। गर्म केन से उसकी स्टेटस के बारे में पूछता है तो वो उन्हें दिखाता है, ये सोचते हुए कि उसने अपनी स्टेटस पहले ही छुपा ली है। फिर भी वो नंबर्स देख के हैरान रह जाते हैं, खासकर उसके मैजिक स्कोर से, क्योंकि पैलेस के मेजेस भी उस नंबर के आसपास नहीं पहुंच सकते। गर्म कहता है कि अपनी स्किल्स के साथ वो चाहे कोई भी काम चुने सफल जरूर होगा, लेकिन केन को वार्निंग देता है कि वो अपनी स्टेटस विंडो कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि इससे वो राज्य के लिए खतरा समझा जा सकता है। केन अपने कमरे में वापस आता है, सोचता है कि एवरेज स्टैट्स क्या होते हैं। वो समनिंग मैजिक की एक किताब देखता है तो बाहर जाके एक प्यारा सा जानवर समन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक डीमन समन हो जाता है। वो उसकी बहन पे हमला करने लगता है जो वहां से गुजर रही होती है। केन फायर स्पेल से डीमन पे हमला करता है, लेकिन डीमन उससे पकड़ लेता है। वो रिटर्न स्पेल यूज करके उसे वापस भेज देता है और खुद जमीन पे गिर के बेहोश
बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आता है और खुश होता है ये देख के कि उसकी बहन उसकी वजह से मुस्कुरा रही है। बाद में उसके डेब्यू के दिन उसे भीड़ के सामने पेश किया जाता है, जहाँ वो ऐलान करता है कि उसका सपना है एडवेंचरर बनना और सबकी रक्षा करना। गर्म कहता है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए उसे और पढ़ाई करनी होगी और उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज करता है। हम उसे अपने कमरे में पढ़ते हुए देखते हैं, ये सोचते हुए कि उसका ट्यूटर कैसा होगा। ट्यूटर्स आते हैं। एक मिली घबराते हुए अपना परिचय देती है और दूसरी नीना बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। मिली उसे तमीज से पेश आने को कहती है, लेकिन केन कहता है उन्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उनके ट्यूटर हैं। ये सुन के वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। गर्म चाहता है वो केन को 3 साल तक सिखाएं और वो तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वो ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं जहाँ मिली यूज कुछ तलवार के स्विंग्स करने को कहती है, लेकिन उसकी स्किल देख के वो शॉक्ड रह जाती है। नीना कहती है शायद वो मिली से भी बेहतर है, जिससे मिली नाराज हो जाती है और केन को एक मॉक फाइट के लिए चैलेंज करती है। केन उस पर हमला करता है और वो उसके अटैक्स रोकने में स्ट्रगल करती है। नीना पूछती है क्या उसे युद्ध के देवता का ब्लेसिंग मिला है और वो मान लेता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है मिली पीछे हट जाती है, कहती है वो इस स्पीड पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए अब उसे नीना से मैजिक सीखनी चाहिए। नीना बताती है कि उसे मैजिक के देवता का लेवल 3 ब्लेसिंग मिला है और वो बेसिक्स से शुरू करना चाहती है, लेकिन केन कहता है उसे बेसिक्स पहले से आते हैं। ये दिखाने के लिए वो कुछ बिगिनर लेवल मैजिक दिखाता है, लेकिन नीना कहती है कि उसने तो बिना मंत्र के मैजिक यूज की है जो सीखने में सालों लगते हैं सिर्फ इनकैंटेशन छोटा करने के लिए। तो वो मानती है कि वो एक जीनियस है। मिली कहती है उसने तो सारे एलिमेंट्स यूज किए जो नीना के हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि उस दुनिया में कोई भी इतनी इफेक्टिवली सारे एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकता। केन मान लेता है कि उसे भी मैजिक के देवता का ब्लेसिंग मिला है, जिससे उसके ट्यूटर्स और भी इंप्रेस हो जाते हैं। जब वो अपने आइटम बॉक्स से एक तौलिया निकाल के देता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि केन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वो यूज महल के अंदर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी पावर से पूरा महल तबाह कर सकता है। वो गर्म के पास जाके सब कुछ समझाते हैं और परमिशन मांगते हैं कि केन को महल से बाहर ट्रेनिंग दी जाए। अगले दिन वो महल से निकलते हैं और नीना उसे एक बोल्डर पे इंटरमीडिएट लेवल मैजिक यूज करने को कहती है। वो फायर स्पेल यूज करता है जिससे पत्थर फट जाता है, उसके ट्यूटर्स उठ जाते हैं और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। नीना कहती है कि ये स्पेल तो इंटरमीडिएट से कहीं ज्यादा था और मिली सोचती है कि वो अभी भी ठाका क्यों नहीं। दोनों को एहसास होता है कि उसके पास बेपनाह मैजिक पावर है। अचानक एक किलर रैबिट केन की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो उसका अटैक डॉज करके विंड मैजिक से जवाब देता है। वो उसके अवशेष अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है ताकि घर जाके अपने परिवार को दिखा सके। मिली कहती है काश उसके पास भी एक मैजिक बैग होता जो आइटम बॉक्स की तरह काम करे, लेकिन वो उसकी जेब के बाहर है। नीना एक सर्च स्पेल यूज करती है और नियर बाय मॉन्स्टर्स का पता लगाती है। केन भी ये स्पेल सीखना चाहता है तो नीना उसे थोड़ी सी जानकारी देती है और वो ट्राई करता है। अब वो आसपास के क्रीचर्स और उनके प्रकार दोनों जान सकता है। वो उन क्रीचर्स को भी मार देते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर जंगल की तरफ भाग जाता है। केन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मिली उसे रोक देती है। कहती है कि जंगल में स्ट्रॉ मॉन्स्टर्स होते हैं जो हर कुछ दशक में शहर पे हमला करते हैं, इसी वजह से शहर इतना मजबूत किलेबंदी वाला है। उस शाम केन को पता चलता है कि वो पहले से लेवल 8 पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्किल है जो उसे 100 गुना एक्सपीरियंस देती है और वो देवताओं को दोष देता है इतना ओवरपावर्ड बनाने के लिए। वो गिल्ड हॉल जाते हैं किसी क्वेस्ट की तलाश में, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक मोटी से आदमी से होती है जो उन्हें नीचा दिखाता है क्योंकि वो डी रैंक एडवेंचरर है। वो ताना मारता है कि क्या उनका क्वेस्ट एक बच्चे की बेबी सिटिंग करना है। वो मिली को ऑर्डर देता है कि उसे ड्रिंक पिलाएं, लेकिन मिली मना कर देती है और नीना कहती है वो अभी ड्यूटी पे है। ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है और नीना को पकड़ लेता है, जबकि उसके साथ ही मिली को रोके रखते हैं। कने उस आदमी के हाथ पे थप्पड़ मारता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। वो आदमी फिर से ट्राई करता है, लेकिन केन के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं, तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है और लगातार केन पे हमला करता है, जिसे वो आसानी से डॉज कर जाता है। केन उसकी तलवार दोनों उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। उसके साथ ही मिली को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन केन उन पे भी हमला करके उन्हें भी बाहर फेंक देता है। उसके ट्यूटर्स उसे धन्यवाद देते हैं और मिली हैरान होती है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी इतना अच्छा है। कने बस इतना कहता है कि उसने ये सब किताबों से सीखा है। वो सब वापस जंगल में चले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। 3 साल बाद उसके ट्यूटर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है। काने उन्हें कुछ अच्छा करके धन्यवाद देना चाहता है और उसे याद आता है कि मिली को एक मैजिक बैग चाहिए था, तो वो जंगल में उस बैग के लिए जरूरी सामग्री ढूंढने निकल पड़ता है। वो आसानी से जंगल के पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन गार्ड उसे आग के खंभे देख के लगता है कि मॉन्स्टर फिर से शहर पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड अलार्म बजा देता है और गर्म अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की जगह उन्हें सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है। कने अपनी ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा पूरा करता है और उन्हें वो मैजिक बैग्स दे देता है जो उसने बनाए थे। वो उन्हें बताता है कि उसने कितने मॉन्स्टर्स हराए हैं और हमें पता चलता है कि नॉर्मली ये काम ए रैंक एडवेंचरर्स की पूरी टीम से होता है। कने बताता है कि वो मैजिक बैग्स में तो पूरा महल समा सकता है और सिर्फ वही लोग इन्हें संभाल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये तो नेशनल ट्रेजर से भी बढ़कर चीज है। सब एक दूसरे को विदा करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बहुत मजा किया इस सफर में। 2 साल बाद केन अब 10 साल का हो चुका है और वो सब रॉयल कैपिटल की तरफ निकालते हैं उसके डेब्यू के लिए, जो हर नोबल बेटे के लिए जरूरी इवेंट। उसके पिता बताते हैं कि अगर रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला तो सफर 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। केन अपनी सर्च एबिलिटी से पता लगाता है और पिता को बताता है कि कुछ लोग 3 किलोमीटर दूर मॉन्स्टर से हमला हो रहे हैं। गर्म अपने आदमियों को तेज चलने का ऑर्डर देता है, लेकिन केन जानता है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो गाड़ी से कूद जाता है और बूस्ट स्पेल यूज करके आगे दौड़ता है। उधर मॉन्स्टर उन लोगों को खत्म करने वाले
होते हैं और एक सिपाही रॉयल कैरेज को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एक मॉन्स्टर कैरेज की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक केन पहुंच जाता है और आसानी से मॉन्स्टर्स को मार देता है। जनरल को अपनी फायर सॉर्ड से हराता है। वो सबकी खैरियत चेक करता है, अपना परिचय देता है गर्म के बेटे के रूप में और हीलिंग स्पेल से घायल सिपाहियों को ठीक करता है। लेकिन कुछ सिपाही बच नहीं पाते तो वो उनके शरीर अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। उसी वक्त गर्म भी पहुंचता है मदद करने, लेकिन देखता है कि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। रॉयल कैरेज का दरवाजा खुलता है और दो लड़कियां बाहर आती हैं, प्रिंसेस टेलेस्टिया और मिस सिल्क, जो ड्यूक की बेटी है। वो अपना परिचय देते हैं और प्रिंसेस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। कन एक स्पेल यूज करके उनका मन शांत करता है। लड़कियां केन का शुक्रिया अदा करती हैं, कहती हैं कि उन्होंने उसे कैरेज की खिड़की से लड़ते हुए देखा था और फिर वो दोनों उसके लिए झगड़ने लगती हैं। सिल्क पूछती है वो वहाँ क्या कर रहा था, तो केन बताता है कि वो अपने डेब्यू के लिए रॉयल कैपिटल जा रहा है। लड़कियां बताती हैं कि उनका भी डेब्यू होने वाला है और वो चाहती हैं केन उनके साथ ही सफर करे। सफर के दौरान वो दोनों लड़कियों के बीच रॉयल कैरेज में बैठता है। उसे ये पोजीशन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगती, तो वो दूसरी सीट पे जाना चाहता है, लेकिन लड़कियां उसे जाने नहीं देती। वो एक शहर में पहुंचते हैं जहां लड़कियां चाहती हैं कि केन रात उनके साथ बिताएं, क्योंकि उन्हें उसके साथ सुरक्षित महसूस होता है। गर्म उनसे दोबारा सोचने को कहता है, क्योंकि लड़के लड़कियों का एक साथ कमरा शेयर करना ठीक नहीं लगा। लेकिन लड़कियां कहती हैं वो पिछले हमले से अभी भी सदमे में है और उन्हें केन की सुरक्षा चाहिए। कने पे दबाव डाला जाता है कमरा शेयर करने, और वो मान जाता है इस शर्त पे कि कमरा बहुत बड़ा। वो अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन केन देखता है कि बिस्तर एक दूसरे के बहुत करीब। लड़कियां चाहती हैं केन बीच में सोए और बिस्तर और भी करीब कर लेती हैं। वो दोनों उसके और पास आ जाती हैं, कहती हैं वो डारी हुई हैं, और केन इतना नर्वस हो जाता है कि सो ही नहीं पाता। ये सिलसिला कई रातों तक चलता है, जिससे केन की नींद पूरी नहीं हो पाती। आखिरकार वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं। जब वो कैरेज से उतारते हैं तो वाइस कैप्टन गजर्ड उनका स्वागत करता है और केन का शुक्रिया अदा करता है लड़कियों और अपने आदमियों को बचाने के लिए। केन अपने आइटम बॉक्स से गिरे हुए सिपाहियों के शरीर निकलता है, चाहता है सब जाने कि उन्होंने ऑक्स से बहादुरी से लड़ते हुए लड़कियों की रक्षा की। केन जाने ही वाला होता है कि गजर्ड उसे पकड़ लेता है, कहता है कि राजा से उसकी मुलाकात होनी है। वो उसे राजा के दरबार में ले जाता है, जहाँ केन अपना आदर पेश करता है। राजा सबको बताता है कि केन ने ऑक्स के पूरे झुंड को हरा के कैरेज बचाई है। राजा उसकी बहादुरी की तारीफ कर कहता है लड़कियां उसके बिना जिंदा नहीं बच पाती, और उसे बैरों बना देता है, अपना खुद का महल देता है। कॉर्जिनो नाम का एक नोबल आवाज उठाता है, कहते हुए कि केन इतना काम उम्र में बैरो नहीं बन सकता। लेकिन राजा जवाब देता है कि वो खुद भी वो काम नहीं कर सकता जो केन ने किया। कॉर्जिनो चुप हो जाता है। काने मजबूरी में बैरों की उपाधि स्वीकार करता है और राजा दरबार खत्म करता है। उसे बैक स्टेज जाने को कहता है। हम काने को एक कमरे में अपने पिता के साथ देखते हैं, जो कहते हैं काने उनके सबसे पहले बेटे हैं जो प्रमोट हुआ है। राजा भी उनसे मिलने आता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा। काने थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब राजा उनके सामने ऐसी पोजीशन में आते हैं और उनसे अपना सर उठाने को कहता है, लेकिन राजा कहता है एक पिता के नाते उसे ये शुक्रिया कहना जरूरी था। राजा उसे बताता है कि चूंकि वो मैजिक और तलवार दोनों में इतना आगे है और उससे देवताओं का ब्लेसिंग भी मिला है, तो राज्य ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसने उसे बैरों की उपाधि दी है और अब वो चाहता है केन प्रिंसेस टेलेस्टिया से शादी करे, जबकि ड्यूक भी चाहता है वो उसकी बेटी से शादी करे। केन शॉक हो जाता है, लेकिन लड़कियां खुश हो जाती हैं और राजा एक्सप्लेन करता है कि अब वो दोनों लड़कियों से सगाई करेगा, क्योंकि वो दोनों के साथ सो चुका है, यानी रूम शेयर किया। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब उनकी पहले से बनाई हुई योजना थी ताकि काने राज्य में ही रहे। वो कान पे दबाव डालते रहते हैं और आखिरकार वो उनकी बेटियों से शादी करने के लिए मान जाता है। हम कान को कैपिटल चर्च में देखते हैं, जहां वो देवताओं से प्रार्थना करता है, जिससे वो फिर से उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। वो अपनी स्टैट्स के बारे में पूछता है और जेनोथ मानता है कि उसकी स्टैट्स सच में पागल करने वाली हैं। शायद वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। वो पूछता है क्या केन डिमिगॉड बनना चाहता है, लेकिन ये भी कहता है कि अकेले रहते हुए कुछ सीमाएं हैं जो उससे पार नहीं करनी चाहिए। जेनोथ कहता है कि उसकी करंट दुनिया में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि केन अपनी पुरानी दुनिया के ज्ञान से कुछ नया बनाए। कने वापस दुनिया में आता है और एक कैट गर्ल परमा से मिलता है, जो बताती है कि वो अपने अंकल टोमानी की दुकान में ट्रेनिंग कर रही है। कने दुकान जाता है और वहाँ के सामान की वैरायटी की तारीफ करता है। वो टोमानी को उस चीज के बारे में बताता है जो उसके दिमाग में है, उसे ड्रॉ करके सब डिटेल समझाता है। टोमानी को आइडिया पसंद आता है और सोचता है कि वो इसे काफी सस्ते दाम में बना सकता है। कने एक प्रोटोटाइप देखना चाहता है, तो उसे खर्चे के लिए एक सोने का सिक्का देता है। कहता है ये एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट समझो। टोमानी काम स्वीकार करता है और वादा करता है अपना बेस्ट दे। कुछ समय बाद टोमानी प्रोटोटाइप दिखाता है। काने उसे देख के खुश होता है और परमा के साथ खेल के दिखाता है कि कैसे खेला जाता है। टोमानी एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है ये गेम जरूर चल पड़ेगा। काने सजेस्ट करता है कि नोबल्स के लिए एक अलग वर्जन बनाया जाए, क्योंकि वो यकीनन ज्यादा फैंसी वर्जन चाहेंगे। काने चाहता है इससे मास प्रोड्यूस किया जाए और उसके लिए जरूरी पैसा देता है। टोमानी ये देख के रो पड़ता है और वादा करता है अपना बेस्ट देगा। वो दोनों अपना सैंपल देवता के मंदिर ले जाते हैं और व्यापार के देवता के सामने शपथ लेते हैं कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाएंगे। इससे प्रोटोटाइप गायब हो जाता है जैसे ही एक्सेप्ट होता है। इसका मतलब है कि अगले 3 साल तक कोई भी इस जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। काने चाहता है कि अगले महीने से ही ये बेचा जाए और टोमानी से कहता है रॉयल फैमिली के लिए एक शानदार वर्जन तैयार। इसके बाद वो घर वापस जाता है और उसे पता चलता है कि उसका डेब्यू शुरू होने वाला है। वो जल्दी से तैयार होता है और अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाता है। गर्म जानता है कि केन को बहुत ध्यान मिलेगा, क्योंकि वो हाल ही में बारों बना है, इसलिए अपने बेटे को वार्न करता है उन पेरेंट्स से सावधान रहने को जो अपनी बेटियों को उससे मिलवाना चाहें। वो वेन्यू पहुंचते हैं जहां रॉयल फैमिली आती है और राजा अगली पीढ़ी
के बारे में भाषण देता है। कने अपने परिवार के साथ राजा के पास जाता है और टुमानी के साथ बनाया हुआ गेम पेश करता है। राजा इंटरेस्टेड होता है और सेरेमनी के बाद बात करना चाहता है। गर्म को इस गेम के बनने के बारे में पता ही नहीं था और केन बताता है कि उसे महल चलाने के लिए आमदनी के और जरिए चाहिए। उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं, कहते हैं कि वो दूसरे बच्चों से मिले। केन सिल्क के पास बैठता है जो उसमें दिलचस्पी दिखाती है और उससे छेड़ने लगती है, लेकिन कॉर्जिनो का बेटा हैबिट उन्हें बीच में आके रोक देता है। वो सिल्क की तारीफ करता है, उम्मीद करता है कि वो भी जवाब दे, लेकिन सिल्क बस चुपचाप उसे ग्रीट करती है। हैबिट का एक दोस्त मांगता है कि केन हैबिट को इज्जत दे, तो वो खड़ा होकर हैबिट को बैरों केन बोल के ग्रीट करता है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बस किसी बैरों का बेटा होगा और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। हैबिट सोचता है कि केन एक गरीब परिवार से है क्योंकि उसने अपना लास्ट नेम नहीं बताया और धमकी देता है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसके दोस्त उसे मारेंगे। लेकिन केन कहता है कि असल में रूडे तो हैबिट ही है रहा है, तो वो बाहर चलते हैं जहाँ हैबिट लड़ना चाहता है। हैबिट बताता है कि उसके दोस्तों को देवता का ब्लेसिंग मिला है और वो मैजिक यूज कर सकते हैं। पहला लड़का अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, एक कमजोर सा फायरबॉल बनाता है जिसे केन आसानी से डॉज कर देता है। दूसरा भी फ्लैशी दिखने की कोशिश करता है, लेकिन बस कमजोर पत्थर के प्रोजेक्टाइल्स चलाता है। वो फिर से हमला करने वाले होते हैं, लेकिन सिल्क को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें बताती है कि केन किसी बारों का बेटा नहीं, खुद बारों है और उसके कारनामे बताती है। वो उन्हें झुकने का ऑर्डर देती है क्योंकि वो उनसे बड़े ओहदे पे हैं और वो माफी मांगते हुए निकल जाते हैं। सिल्क रियलाइज करती है कि केन के अंदर एक शरारती पहलू भी है, क्योंकि उसने जानते हुए भी कि लड़के गलत फहमी में है, मामला थोड़ा लंबा खींचने दिया ताकि मजा आए। लेकिन वो वादा करती है कि वो ये बात टेलेस्टिया से छुपाएगी अगर केन उसके साथ डेट पे जाए। उसी वक्त टेलेस्टिया वहां आ जाती है, जानना चाहती है क्या हुआ था। सिल्क उससे बस ये बताती है कि वो दोनों डेट पे जा रहे हैं। ये सुन के टेलेस्टिया जेलस हो जाती है, तो केन कहता है कि वो उसके साथ भी डेट पे जाए। इसी वक्त राजा उन्हें बीच में रोक देता है, केन को अपनी मीटिंग के लिए बुलाता है जहाँ वो सब उसका बनाया हुआ गेम खेलते हैं। राजा गेम बहुत एंजॉय करता है और चाहता है कि ये सिर्फ उनके बीच ही रहे, लेकिन केन बताता है कि ये तो आम जनता के लिए भी बिकेगा। ड्यूक भी वहाँ होता है और वो केन को याद दिलाते हैं कि उनकी बेटियों से सगाई सीक्रेट और डेट पे सावधान रहना। अगले दिन केन को उसके नए महल का डीड और चाबी दिया जाता है। वो देखने जाता है, लेकिन पहुंच के पता चलता है कि महल पूरी तरह खराब हालत में है। अंदर जाते ही लाइट्स काम नहीं करती, तो वो अपनी मैजिक से रास्ता रोशन करता है। कमरे देखता है जो सब गांदे और खाली हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मैजिक से तुरंत पूरे महल की सफाई और मरम्मत कर देता है। सब कमरे नए जैसा बन जाते हैं। एक विजिटर आता है जो असल में उसकी पुरानी नौकरानी सिल्विया होती है, जो दोबारा उसके साथ काम करके बहुत खुश होती है। उसका नया बटलर अपना परिचय देता है, नाम है कॉलन। सिल्विया तुरंत काम शुरू करना चाहती है और दूसरी नौकरानियों को साफ करने का ऑर्डर देती है, लेकिन उन्हें सब कुछ पहले से ही बिल्कुल साफ मिलता है। कने मान लेता है कि उसने सब कुछ अपनी मैजिक से साफ कर दिया है। कॉलन उसे याद दिलाता है कि अपने परिवार से मिलने जाना चाहिए क्योंकि उसके बड़े भाई मिलने आ रहे हैं। हम उसके भाइयों से मिलते हैं जो प्रभावित होते हैं कि उसने इतनी जल्दी महल और बैरों की उपाड़ी पाई। रेन उसका महल देखना चाहती है, लेकिन भाई उसे वार्न करते हैं कि हो सकता है वो भूत बंगला हो क्योंकि महल इतना खराब था। लेकिन केन भरोसा देता है सब ठीक होगा। वो महल देखने जाते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी खराब नहीं है। उसके पिता को अजीब लगता है क्योंकि पिछली बार ये महल पूरा गिरा हुआ था, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ये जरूर केन का काम है। वो सब कमरों से प्रभावित होते हैं, लेकिन पिता कहते हैं कुछ कमी है, आर्ट की। केन सोचता है उसे आर्ट की क्या जरूरत, तो गर्म समझाता है कि नोबल्स अपने महल को पेंटिंग्स, आर्मर और माउंटेड मॉन्स्टर्स से डेकोरेट करना पसंद करते। ये सुन के केन सोचता है कि वो अपना एक मॉन्स्टर वहां लगा दे। अचानक सिल्विया चीख उठती है। सब देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा रेड ड्रैगन देख के शॉक्ड है और केन को याद आता है कि वो उन्हें ये बताना भूल गया था। उसके पिता एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और केन कहता है कि ये तो बस एक मॉन्स्टर है जो उसने हराया था। उसके पिता शॉक्ड हो जाते हैं, पूछते हैं कब हराया, और केन बताता है कि जब वो कुछ समय पहले जंगल में था। पिता बताते हैं कि रेड ड्रैगन को तो कैलेमिटी लेवल मॉन्स्टर माना जाता है जिसे ए रैंक एडवेंचरर्स भी नहीं हरा सकते। पिता कहते हैं कि अगर इससे पिघला दिया जाए तो एक रेड ड्रैगन की कीमत 1000 प्लैटिनम कॉइन्स के बराबर हो, और केन शॉक्ड रह जाता है ये सोच के कि इसका मतलब होगा करीब $100 मिलियन। अचानक एक और चीख सुनाई देती है तो वो दौड़ते हैं चेक करने। उसकी माँ टॉयलेट के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उन पे पानी स्प्रे किया और उन्होंने ऐसी चीज जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कने बताता है कि उसने अपनी मैजिक से टॉयलेट को पानी छोड़ने वाला बनाया है, और रेन कहती है कि उनके घर में भी एक लगवाया जाए। गर्म उन्हें ड्रामा करने का ताना मारता है टॉयलेट के लिए, लेकिन वो उसे भी ट्राई करने को कहते हैं। वो ट्राई करता है और तुरंत खुश हो जाता है। वो भी एक मांगता है। उसके पिता कहते हैं कि उसके विजिटर्स भी इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे, और केन सोचता है इसका मतलब क्या है। पिता बताते हैं कि जब किसी नोबल को महल मिलता है तो एक नियम है कि उसे एक डेब्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है। केन शॉक हो जाता है ये सुन के कि उसका एक और डेब्यू होने वाला है। वो सोचता है अब क्या करेगा, लेकिन कॉलन ने पहले से ही मेहमानों की लिस्ट और जरूरी चीजों की तैयारी कर ली होती है। लिस्ट देखते हुए उसे कॉर्जिनो का नाम दिखता है और वो सोचता है इसे क्यों बुलाए, लेकिन कॉलन कहता है कि वो एक बड़ा नोबल है, उस ना बुलाना गलत हो। कने सोचता है राजा की नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, तो कॉलन बताता है कि सिर्फ बड़े नोबल ही राजा को बुला सकते हैं। वो खाना और ड्रिंक्स के बारे में सोचता है, लेकिन पैनिक होने लगता है जब रियलाइज करता है कि हर मेहमान के लिए एक गिफ्ट भी चाहिए। सिल्विया उसे कुछ आइडियाज देती है और वो अपनी मैजिक से ग्लास बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पोर्सलन यूज करते हैं, तो वो फैसला करता है अपने मेहमानों को ग्लास देगा। इसके बाद वो खाना तैयार करने लगता है अपनी पुरानी दुनिया की एक रेसिपी से, हम्बर्ग स्टेक। सिल्विया उसे बहुत स्वादिष्ट पाती है। फिर वो उसका ड्रिंक ट्राई करती है और उसके फिजी बबल से हैरान हो जाती है। पूछती है ये क्या है। कने बताता है कि उसने अपनी मैजिक से साड़ी वाइन में
में बबल्स डाल दिए हैं। कलन बीच में आके बताता है कि राजा ने उसे महल में बुलाया है। राजा गुस्सा है क्योंकि उसे पार्टी का कोई इन्विटेशन नहीं मिला और हमें पता चलता है कि ड्यूक उससे ताने मार रहा था इन्विटेशन ना मिलने की वजह से। राजा एक बहाना बनाता है, कहता है वो उसे इन्विटेशन खुद आके देना चाहता था और अभी तक समय नहीं मिला था। राजा ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और केन राहत महसूस करता है। पार्टी की रात आती है और केन अपने मेहमानों का स्वागत करता है। ड्यूक सिल्क के साथ आता है और वो रेड ड्रैगन देख के प्रभावित हो जाते हैं। केन सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है और टोस्ट करता है। सब उसके ड्रिंक से हैरान हो जाते हैं और ड्यूक कहता है ग्लास किसी खजाने जैसा चमक रहा है। राजा पहुंचता है और सबको एंजॉय करने को कहता है। वो स्पार्कलिंग वाइन ट्राई करता है और बहुत खुश होता है। फिर उसे हम्बर्ग स्टेक दिया जाता है जो रिच और जूसी होता है और बीच में चीज का सरप्राइज भी होता है। रानी दौड़ती हुई आती है, टॉयलेट के बारे में पूछते हुए कहती है ये तो रेवोल्यूशनरी है और महल के लिए एक मांगती है। राजा खुद ट्राई करता है और तुरंत केन से महल में एक लगाने की मांग करता है। राजा केन की मेहमान नवाजी की तारीफ करता है और सब नोबल्स तालियां बजाते हैं। लेकिन उसी वक्त कॉलन बताता है कि कॉर्जिनो आ रहा है। कॉर्जिनो बदतमीजी से आता है, घर को छोटा कहता है, लेकिन रेड ड्रैगन देख के शॉक्ड हो जाता है। वो डाइनिंग रूम में जाके सबको नीचा दिखाता है। उसे स्पार्कलिंग वाइन दिया जाता है जो उसे सरप्राइज कर देती है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है उसे पसंद नहीं आई। फिर वो हम्बर्ग स्टेक ट्राई करता है, उसे घिनौना कहता है, लेकिन खुद को खाने से रोक नहीं पाता। वो और सॉस मांगता है और सिल्विया से छीन लेता है। किनी इस बिहेवियर से नाराज होता है, लेकिन कॉलन कहता है सीन नहीं बनाना चाहिए। कने के दिमाग में एक आइडिया आता है, उससे लगता है ठीक रहेगा जब तक वो खुद सीन ना बनाए। कने कॉर्जिनो को गिफ्ट के रूप में ग्लास ऑफर करता है, लेकिन कॉर्जिनो सारे ग्लासेस मांग लेता है। कने माफी मांगता है, कहता है ये तो सबके लिए गिफ्ट है, लेकिन उसके पास उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। कॉर्जिनो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो सरप्राइज असल में राजा होता है। कॉर्जिनो उसे देख के शॉक्ड रह जाता है और राजा कहता है कि उसका बिहेवियर बर्दाश्त के बाहर, जबकि उसे एक बड़े नोबल होने के नाते मिसाल बननी चाहिए थी। कॉर्जिनो शर्मिंदा होकर भाग जाता है और सिल्क को मजा आता है देख के कि केन ने उसे कैसे फांसा, लेकिन राजा रियलाइज करता है कि केन ने उससे इस्तेमाल किया और घंटों तक केन को लेक्चर देता है। केन सेना की बैरक्स जाता है जहां उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन गजर्ड से होती है। वो बताता है कि यूज कहा गया था वो अपने मॉन्स्टर के मटेरियल्स वहां छोड़ सकता है। गजर्ड उसे एक गुदाम में ले जाता है, लेकिन केन कहता है ये कमरा काफी बड़ा नहीं है। गजर्ड सोचता है शायद उसके पास रेड ड्रैगन जैसी कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन केन कहता है ये रेड ड्रैगन जैसा इंप्रेसिव नहीं है, सिर्फ एक अर्थ ड्रैगन। लेकिन गजर्ड भी उतना ही हैरान हो जाता है, कहता है इस एक ड्रैगन को हराने में ए रैंक एडवेंचरर्स की पूरी टीम लग। वो कोर्टयार्ड में जाते हैं और केन अपने आइटम बॉक्स से सारे मॉन्स्टर निकलता है। गजर्ड यकीन नहीं कर पाता इतने सारे मॉन्स्टर देख के, लेकिन ये तो सिर्फ ए रैंक मॉन्स्टर है। उसके पास चुपके से एस रैंक मॉन्स्टर भी हैं जो देवताओं ने उसे ज्यादा पावर देने की वजह से मिले हैं। गजर्ड सोचता है क्या केन कोई हीरो है या देवताओं का कोई शिष्य, लेकिन केन बस कहता है वो एक आम लड़का है। गजर्ड ज्यादा सवाल नहीं पूछने का फैसला करता है। वो बताता है कि सारे मॉन्स्टर की कीमत लगाने में वक्त लगेगा और केन कहता है वो बाद में आ जाएगा। जैसे ही वो जाने लगता है गजर्ड उसे रोक लेता है, मदद मांगता है नाइट्स को ट्रेनिंग देने में, कहता है अपने कैप्टन को उसे दिखाना चाहता है। गजर्ड केन को नाइट्स के सामने पेश करता है उस हीरो के रूप जिसने 30 ऑक्स को हरा के प्रिंसेस को बचाया था। केन पूछता है कैप्टन कहाँ है और गजर्ड कहता है वो मॉक बैटल शुरू होते ही आ जाएंगे। केन इमेजिन करता है कैप्टन को एक डरवाना राक्षस जैसा, लेकिन गजर्ड उसे टेंशन ना लेने को कहता है। वो मॉक बैटल शुरू करता है, लेकिन एक नाइट बुरा मानता है कि केन सिर्फ एक बच्चा है, तो गजर्ड उसे पहले जाने को कहता है। वो नाइट केन को पहला मूव फ्री देता है, कहता है दिखाओ क्या कर सकते हो। केन अपनी बूस्ट स्पेल यूज करता है और तुरंत नाइट को निहाठा कर देता है। नाइट तुरंत हार मान लेता है और केन सोचता है उसने ज्यादा कर दिया। वो रुक जाना चाहता है, लेकिन गजर्ड उसे पकड़ लेता है, कहता है सभी नाइट से एक साथ लड़ो। लेकिन लड़ाई रुक जाती है जब कैप्टन टिफानिया वहां जंप करके आती है। वो पूछती है नाइट से एक बच्चे को क्यों टांग रहे हैं। केन को गले लगाती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा। उससे लगता है वो कोई खोया हुआ बच्चा है जो भटकते हुए आ गया। वो गजर्ड से एक्सप्लेनेशन मांगती है और वो बताता है कि केन असल में वही हीरो है जिसने 30 ऑक्स को हराया था। ये सुनकर टिफानिया का चेहरा बदल जाता है। वो एक्साइटेड हो जाती है और उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है। गजर्ड कहता है पहले अपना परिचय दो, लेकिन वो कहती है वो अपनी तलवारों से एक दूसरे को जानेंगे। नाइट सोचते हैं कि केन की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि टिफानिया के पास मास्टर स्वॉर्ड्समैन की उपाधि है। वो लड़ने की तैयारी करते हैं। केन कहता है उसके पास तो सिर्फ लकड़ी की तलवार है, लेकिन टिफानिया फिर भी हमला करती है। वो अपनी बूस्ट स्किल यूज करके केन पे चार्ज करती है और दोनों के बीच तलवारों की टक्कर शुरू हो जाती है। नाइट्स हैरान है देख के कि केन कैप्टन का बराबर मुकाबला कर रहा है। दोनों काफी बराबर दिखते हैं, लेकिन केन अपनी स्पीड और बूस्ट कर लेता है और कैप्टन को पीछे छोड़ के डुअल जीत लेता है। टिफानिया रिजल्ट से इमोशनल हो जाती है और तुरंत फैसला कर लेती है कि वो केन से शादी करेगी। सब शॉक्ड रह जाते हैं और केन कहता है ये तो बहुत जल्दी है, वो सिर्फ 10 साल का है और उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं। तो टिफानिया अपना परिचय देती है। वो सिर्फ रॉयल नाइट्स की कैप्टन ही नहीं बल्कि हॉनरी विस्काउंट भी है और नॉर्दर्न फॉरेस्ट के ड्यूक की बेटी है। वो कहती है उम्र की चिंता ना करें, क्योंकि वो एक एल्फ जो कम से कम 300 साल जिंदा रहती है, इसलिए उसकी शक्ल लंबे समय तक नहीं बदलेगी। लेकिन केन सोचता है ये तो असल मसला ही नहीं है। कने गजर्ड के पीछे छुप जाता है, कहता है शादी एक बड़ा फैसला है और वो लोग अकेले नहीं ले सकते, खासकर जब वो पहले से ही टेलेस्टिया और सिल्क से सगाई कर चुका है। वो गजर्ड से मदद की गुनहार लगाता है, लेकिन वो सोने का बहाना बना लेता है। टिफानिया मान लेती है कि ये फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता, तो वो गजर्ड से कहती है राजा के साथ मीटिंग अरेंज करें। राजा सोचता है ये बुरा आइडिया है, लेकिन कोई चारा नहीं और उससे भी घसीटा जाता है। सबकी मुलाकात राजा से होती है, जो पूछते हैं केन क्यों आया है। टिफानिया ऐलान करती है कि वो केन से शादी करना चाहती है।
है और राजा पूछता है क्या हुआ। केन समझाता है कि उसने ड्यूल में टिफानिया को हराया और इसी से ये प्रपोजल आई। राजा पूछता है क्या उसने अपनी दूसरी सगाइयों के बारे में बताया और केन कहता है वो नहीं बता पाया क्योंकि ये सीक्रेट। राजा बताता है कि पहले जमाने में एल्व्स को उनकी खूबसूरती की वजह से अपहरण करके गुलामी में रखा जाता था, लेकिन पहले राजा ने इससे बदल दिया और एल्व्स के साथ सुलह कर ली। एल्फ जाति को राज्य में स्वीकार करके उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई और वो रिवील करता है कि टिफिनिया असल में उनकी प्रिंसेस। राजा टिफिनिया को बताता है कि केन पहले से सेलेस्टिया और सिल्क से सगाई कर चुका है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है ये सुन के, लेकिन जब केन माफी मांगने लगता है तो वो कहती है इससे तो उसे और भी ज्यादा चाहना आता है। राजा उसकी भावनाओं को समझता है, लेकिन कहता है उसे अपने पिता से इजाजत का पत्र लिखना होगा शादी के लिए। टिफानिया पत्र लिखने जाती है, लेकिन काने को घसीटी हुई ले जाती है ताकि वो दोनों और लड़ाई कर सके। उनके जाने के बाद राजा हैरान होता है कि कान टिफानिया को हराने में कामयाब हुआ और सोचता है इतनी कम उम्र में वो इतना ताकतवर कैसे। गजर्ड याद दिलाता है केन का रिएक्शन जब उससे पूछा गया था क्या वो देवताओं का शिष्य है, और प्रधानमंत्री सोचता है उन्हें उसे एक खास किताब से टेस्ट करना चाहिए। कुछ दिनों बाद केन बहुत थक जाता है और दोबारा गजर्ड ने बताता है कि टिफानिया उसे लगातार डेट्स पे ले जाती है जो असल में सिर्फ उनके आपस में लड़ाई होती है। गजर्ड उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसने टिफानिया को स्ट्रांग बनाया है, और केन बताता है कि उसने खुद भी मास्टर स्वॉर्ड्समैन की उपाधि पाई है। अचानक उन्हें केन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गजर्ड उसे घसीटा ले जाता है। कहता है राजा उसे मिलना चाहता है। केन सोचता है वो मुश्किल में है, लेकिन राजा उसे एक किताब दिखाता है जिसमें एम्परर लेवल की मैजिक है जो रॉयल फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और कहा जाता है कि इससे पहले राजा ने लिखा। कने उसे देख के अमेज्ड हो जाता है कि मैजिक का एक और लेवल भी है, लेकिन राजा कहता है कोई भी ये किताब पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये जापानीज में लिखी है। कने रियलाइज करता है कि गलती हो गई, पहला राजा भी शायद जापान से रीइनकार्नेट हुआ कोई इंसान था। राजा केन की असलियत के बारे में पूछता है और वो अब और ज्यादा छुपा नहीं पाता, तो समझाता है कैसे वो अपनी पुरानी दुनिया की यादों के साथ रीइनकार्नेट हुआ था। गर्म पूछता है क्या वो सच में उसका बेटा है, और केन कहता है हाँ, क्योंकि देवताओं ने खुद उसे ये बताया था। सब शॉक्ड हो जाते हैं ये सुन के कि वो देवताओं से मिला है, और वो याद करता है कैसे उसने अपने बपतिज्म के वक्त 7 देवताओं से मुलाकात की थी। राजा यकीन नहीं कर पाता कि वो 7 देवताओं से मिला और उसकी स्टेटस दिखाने को कहते हैं। कने अपनी असली स्टेटस विंडो खोलता है, सबको शॉक करते हुए जब वो देखते हैं उसके लेवल 10 ब्लेसिंग्स और उसकी उपाधि है गॉड्स चोजन। राजा सोचता है कि इस उपाधि के साथ तो पूरी दुनिया उसके आगे झुक जाएगी, लेकिन केन ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है उसे अपनी जिंदगी जैसी है बहुत पसंद है, अपनी एडवेंचर्स, अपने मिले हुए लोग, इसलिए वो चाहता है सब उसे पहले जैसा ही ट्रीट करें। राजा इस बात पे राजी हो जाता है और मजाक में कहता है कि अगर चाहे तो वो खुद राजा भी बन सकता है। टिफिनिया बीच में आ जाती है, अपने पिता का पत्र दिखाती है जिसमें शादी की इजाजत दी गई है, और वो केन को पकड़ के सीधा कोर्टयार्ड ले जाती है। इधर राजा सबको ऑर्डर देता है कि वो केन के सीक्रेट के बारे में किसी को ना बताएं, उम्मीद करते हुए कि वो आगे भी राज्य और लोगों की रक्षा करता रहेगा। बाद में हम टेलेस्टिया और सिल्क को देखते हैं जब उन्हें टिफानिया से उसकी सगाई का पता चलता है। पहले वो नाराज होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बात स्वीकार कर लेती हैं और केन को कहती हैं कि वो और प्रपोजल्स एक्सेप्ट ना करें, सोचते हुए कि और कितने लोगों के साथ उससे शेयर करना पड़ेगा। टिफानिया भी वहां आ जाती है उसे ढूंढते हुए, चाहती है वो सब अपना प्यार साथ में बांधते, और लड़कियां सोचती हैं वो उसके साथ क्या कर रहा था, जबकि केन खुद को समझाने की कोशिश करते हुए घसीटा जाता है। बाद में केन फिर से पहले राजा की किताब देखता है और उसमें एक मैसेज मिलता है। अगर वो ये किताब पढ़ सकता है तो इसका मतलब वो भी किसी दूसरी दुनिया से आया है, और ये एक रिकॉर्ड है उसके अपने अनुभव का। उस राजा का नाम था यूया एस फोर्ड, एक इंसान जो एक एक्सीडेंट में मारा था लेकिन अपने असली शरीर में इस दुनिया में बुलाया गया था। काने का ध्यान टूटता है जब टेलेस्टिया और सिल्क पूछती हैं वो क्या कर रहा है। वो सोचती हैं वो अकेडमी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा और साथ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो कहता है बहुत बिजी है। वो अगले दिन के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो कहता है वो और भी ज्यादा मुश्किल है, और जल्दी से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो टिफिनिया से टकरा जाता है जो उसे अगले दिन लड़ने के लिए कहती है। वो उसे भी माफी मांग के छोड़ देता है। अगला दिन उसका 12वां बर्थडे होता है और अब वो एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होने के लिए काफी बड़ा हो चुका है, तो वो सीधा गिल्ड जाता है। वो कैपिटल की गिल्ड की भव्यता देख के प्रभावित होता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक एडवेंचरर से होती है जो देख के जान जाता है कि ये उसका पहला दिन है, और उसे याद दिलाता है कि सावधान रहे क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ एक। जाते जाते केन को लगता है वो पहले भी उसका ही देखा है। वो काउंटर पे जाता है जहाँ क्लर्क अपना परिचय देती है। टिया केन एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहता है और वो उसे फॉर्म फिल करने को कहती है। फॉर्म भरते हुए वो सोचता है क्या उसे अपना बैरो होने का जिक्र करना चाहिए, लेकिन फैसला करता है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। टिया उसे अपना खून क्रिस्टल पे गिराने को कहती है अपना गिल्ड कार्ड बनाने के लिए। वो बताती है कि वो जी रैंक से शुरू होगा, और वो याद करता है उसके ट्यूटर्स डी रैंक में थे। जब टिया उसे समझा रही होती है, कुछ एडवेंचरर्स बीच में आके उसे समय बर्बाद ना करने को कहते हैं एक बच्चे के साथ। वो आदमी केन को घर वापस जाने को कहता है अपनी माँ के पास, और उसे लात मरने की कोशिश करता है, लेकिन केन आसानी से डॉज कर लेता है। उसका दोस्त भी हमला करता है, लेकिन वो उसे भी अवॉइड कर लेता है उनका मजाक बनाते हुए। वो आदमी अपनी तलवार निकालने वाला होता है, लेकिन बात वही रुक जाती है जब पहले वाला लाल बालों वाला एडवेंचरर वहां आ जाता है। आदमी उसे पहचान लेता है, क्लॉड आइस फ्लेम पार्टी से। क्लॉड पूछता है क्या वो लड़ना चाहते हैं, और वो आदमी भाग जाता है। कने क्लॉड का शुक्रिया अदा करता है और क्लॉड जान जाता है वो स्ट्रांग है डॉज देके। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और केन को जूस मिलता है क्योंकि वो अभी बचा है। क्लॉड को दिलचस्पी होती है वो इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रांग कैसे है, और केन बताता है कि उसे बचपन में ट्यूटर मिले थे। केन पूछता है आइस फ्लेम का मतलब क्या है, और क्लॉड बताता है ये उसकी पार्टी का नाम है। वो जलती हुई तलवार यूज
करता है और उसकी पत्नी आइस मैजिक। वो केन को सजेस्ट करता है कि वो कोई पार्टी ढूंढे ताकि बड़े क्वेस्ट ले सके और जल्दी रैंक बढ़ा सके, अपना गोल्ड कार्ड दिखाते हुए जो ए रैंक एडवेंचरर होने की निशानी है। केन कार्ड देख के प्रभावित होता है, लेकिन क्लॉड कहता है अभी भी सुधार की गुंजाइश है। पहला राजा ट्रिपल एस रैंक था और उसका कार्ड सपोजिडली ब्लैक था। अचानक क्लॉड को उसकी पत्नी लेना मार देती है, पूछती है वो ड्रिंक क्यों कर रहा है। कने अपना परिचय देता है, बताता है क्लॉड ने उसे बचाया। वो उसे क्यूट पति है और मदद की ऑफर करती है अगर वो और मुसीबत में पड़े, लेकिन क्लॉड को घसीट ले जाती है उनकी क्वेस्ट के लिए। कने क्वेस्ट बोर्ड चेक करता है और देखता है एक माल ट्रांसपोर्ट करने का क्वेस्ट। वो सोचता है ये तो उसके आइटम बॉक्स से आसान हो जाएगा, लेकिन वो ऐसी क्वेस्ट चाहता है जिसमें मॉन्स्टर्स से लड़ना हो। उसे एक क्वेस्ट मिलता है गॉब्लिन्स को हराने की, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो सोचता है ये उसका परफेक्ट पहला क्वेस्ट। लेकिन अचानक वो टिफानिया और गजर्ट से टकरा जाता है जो नाइट्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। टिफिनिया पूछती है वो क्या कर रहा है और केन बताता है वो अपना पहला क्वेस्ट लेने जा रहा है एडवेंचरर के रूप में। टिफिनिया उसके साथ जाने का फैसला करती है, कहती है वो अपने पति की पहली एडवेंचर मिस नहीं कर सकती और ट्रेनिंग गजर्ट के हाथ छोड़ देती है। केन भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिफिनिया उसे पकड़ के घसीट ले जाती है। वो जंगल में पहुंचते हैं और टिफिनिया उसके साथ वक्त बिताने का मजा ले रही होती है। उसे घसीटते हुए पूछती है गॉब्लिन्स कहाँ हैं। केन अपनी सर्च स्किल यूज करके उन्हें ढूंढ लेता है और वो देखते हैं एक आदमी जो गॉब्लिन्स से घिरा हुआ है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं और केन उसे अपनी मैजिक से ठीक कर देता है। टिफानिया गॉब्लिन्स पे हमला कर देती है, आसानी से उन्हें काट देती है, लेकिन और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। केन अपनी मैजिक से उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट कर देता है और उसे लगता है जैसे वो दोनों एक जान होकर लड़ रहे हैं। वो सबको काट देती है, लेकिन एक जायंट गॉब्लिन आ जाता है, लेकिन केन की मैजिक की वजह से वो भी उसके आगे कमजोर पड़ता है और वो उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। वो अपनी शादी के सपने देखने लगती है केन से तारीफ मांगते हुए, लेकिन अचानक हरे रंग की लिजर्ड्स दिखाई देती है। केन उसे उस आदमी के साथ दूर जाने को कहता है उन्हें उसी पे छोड़ दो। वो अपनी लाइट स्पेल से उन्हें ब्लाइंड कर देता है और फिर अपना आइस पिलर स्पेल यूज करता है। बड़े बड़े बर्फ के खंभे जमीन से निकाल आते हैं। वो आदमी सोचता है ये क्या हो रहा है, लेकिन टिफानिया जानती है ये तो बस केन है, जैसा वो हमेशा होता है। कुछ समय बाद हम केन के ट्यूटर्स को देखते हैं जो हरे रंग की लिजर्ड्स की जांच करने आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बड़ा गड्ढा मिलता है। केन गिल्ड में रिपोर्ट करने जाता है, सोचता है क्या वो लिजर्ड्स जमा कर सकता है, जबकि उसने वो क्वेस्ट लिया ही नहीं था। टिया ये सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि हरे लिजर्ड का क्वेस्ट नॉर्मली सी रैंक का होता है और केन बताता है कि उसने 30 को हराया है। टिया यकीन नहीं कर पाती और दौड़ के चीफ के पास जाके सब बताती है। चीफ केन से मिलता है, अपना परिचय देता है सेड्रिक के नाम से, कहता है गिल्ड मास्टर बिजी है इसलिए वो केस देख रहा है। वो सोचता है केन सिस्टम को चीट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अभी ही रजिस्टर हुआ है और एक हरे लिजर्ड को हराना उससे नामुमकिन लगता है। कने बोलता है उसने उन्हें जरूर हराया है, लेकिन सेड्रिक सोचता है वो बस एक गरीब लड़का है जो रिवॉर्ड मनी के लिए गिल्ड को धोखा दे रहा है। वो केन को सजा देने का फैसला करता है, उसका गिल्ड कार्ड कैंसिल करने की धमकी देता है, कहता है वो चीटर्स बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उसी वक्त गिल्ड मास्टर अंदर आता है। सेड्रिक उसे स्थिति समझाता है, कहता है केन ने 30 हरे लिजर्ड्स हराए ये नामुमकिन है, लेकिन गिल्ड मास्टर हंसने लगता है और कहता है सेड्रिक को अभी बहुत कुछ सीखना है। सेड्रिक यकीन नहीं कर पाता कि वो केन का साथ दे रहा है, लेकिन गिल्ड मास्टर अपने मेहमान को बुलाता है जो असल में टिफिनिया होती है। वो केन से लिपट जाती है उसे और टिया और सेड्रिक ये सुन के शॉक्ड रह जाते हैं। केन पूछता है वो गिल्ड में क्या कर रही है और वो बताती है कि वो शहर की गॉब्लिन्स और हरे लिजर्ड्स के खिलाफ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आई थी। गिल्ड मास्टर बताता है कि केन एक बैरो है और वही हीरो है जिसने प्रिंसेस को बचाया था। सेड्रिक यकीन नहीं कर पाता, कहता है उसके रजिस्ट्री फॉर्म में किसी महल का जिक्र नहीं था, लेकिन केन कहता है उसने इससे जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि यूज कोई खास सुविधा नहीं चाहिए थी। गिल्ड मास्टर ये भी बताता है कि अगर केन टिफानिया से शादी करता है तो वो उसका साला बन जाएगा। ये सुन के केन खुद शॉक रह जाता है। सेड्रिक माफी मांगने लगता है और टिफानिया कहती है कि उसे एक नोबल की तौहीन करने के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केन उसकी माफी स्वीकार करता है। उसे वार्न करता है कि इतनी जल्दी नतीजे ना निकाले। कने पूछता है क्या वो उसके हरे लिजर्ड्स ले सकते हैं और गिल्ड मास्टर उसे सी रैंक पे प्रमोट करने का फैसला करता है, लेकिन टिफानिया कहती है ये काफी नहीं है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 10 साल की उम्र में ही रेड ड्रैगन हराया। तो गिल्ड मास्टर उसे सीधा ए रैंक दे देता है, ये कहते हुए कि कुछ बंदित्स को भी सब्जुगेट करना हो। टिया और सेड्रिक यकीन नहीं कर पाते कि वो एक दिन में ए रैंक बन गया और गिल्ड मास्टर उन्हें पेपर वर्क संभालने को कहता है। बाद में गिल्ड मास्टर सेड्रिक के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन केन कहता है कोई बात। गिल्ड मास्टर बताता है कि जब उसने सुना उसकी बहन की सगाई हो गई है तो वो परेशान था, लेकिन केन से मिलकर उसकी चिंता खत्म हो गई है और वो उसे अपनी बहन का ख्याल रखने को कहता है। इधर हम देवताओं को देखते हैं जो केन के कारनामों पे हंस रहे हैं। वो सोचते हैं शायद उनसे गलती हो गई उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में। जीनोद कहता है उसे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि एरोन नाम की एक शक्ति अपनी सील से आजाद होने वाली है। वो 300 साल पहले सील किया गया था और देवता डरते हैं कि जब वो आजाद होगा तो क्या होगा, इसलिए वो सोचते हैं केन को एक खास गुरु से ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो अगला लेवल पार कर सके। महल में लड़कियां केन से दोबारा पढ़ने के लिए पूछती हैं, लेकिन टिफिनिया अचानक आ जाती है, कहती है उसे जंगल में हुई डेट बहुत पसंद आई और अगली बार समुद्र तट पे जाना चाहिए। लड़कियां रियलाइज करती हैं कि उसने उन्हें माना कर दिया था, लेकिन फिर भी टिफिनिया के साथ डेट पे चला गया। वो उसे कहती हैं कि उसे उन्हें भी डेट पे ले जाना होगा और वो बस माफी मांग सकता है। हम केन को बिस्तर पे देखते हैं जब सिल्विया दौड़ती हुई आकर माफी मांगती है क्योंकि वो उसे उठाना भूल गई थी। आज उसकी एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम का दिन है। केन दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे भरोसा देता है कि वो लेट
लेट नहीं होगा। वो बाहर आकर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके एकेडमी पहुंच जाता है। वो एग्जाम के लिए चेक इन करता है और उसे अपना कमरा बताया जाता है। जाते जाते उसे अजीब लगता है कि लिस्ट में कोई भी जाना पहचाना नाम नहीं है। जब वो कमरे पहुंचता है तो सोचता है शायद टेलेस्टिया और सिल्क किसी दूसरे कमरे में एग्जाम दे रही होंगी। एग्जामिनर अंदर आती है और उन्हें बताती है कि टेस्ट पूरा करने के लिए 2 घंटे हैं। वार्निंग देती है कि कोई भी चीटिंग पे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। टेस्ट शुरू होता है जो बस बेसिक मैथ और लिखने की स्किल्स होती हैं, जो केन के लिए उसकी पुरानी दुनिया के ज्ञान की वजह से बहुत आसान होती हैं। टेस्ट के बीच एग्जामिनर उसे रिलैक्स बैठे देखती है, लेकिन वो कहता है वो पहले ही खत्म कर चुका है, जिससे वो हैरान हो जाती है क्योंकि अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद उन्हें बताया जाता है कि अब मैजिक असेसमेंट होगा, जिससे केन खुश हो जाता है। वो कोर्टयार्ड में जाते हैं जहां एग्जामिनर उन्हें कहती है अपना सबसे ताकतवर स्पेल टारगेट पे चलाने को। कने सोचता है क्या पूरी पावर यूज करना ठीक रहेगा, और एग्जामिनर बताती है कि वो जगह एक बैरियर से सुरक्षित है, तो वो कोई भी मैजिक यूज कर सकते हैं। एक लड़का मंत्र पढ़ते हुए फायरबॉल बनाता है जो बहुत ही कमजोर होता है, जिससे केन खुद हैरान हो जाता है। एक दूसरी स्टूडेंट भी उतनी ही कमजोर होती है और केन रियलाइज करता है कि ये लेवल ही ज्यादातर 12 साल के बच्चों का है। वो अपना इन्फर्नो स्पेल यूज करने वाला था, लेकिन सोचता है शायद ये बुरा आइडिया होगा। जब उसकी बारी आती है वो एक फायरबॉल बनाता है जो नीला हो जाता है और फायर बुलेट स्पेल यूज करता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जो दीवार को तोड़ देता है। उस जगह बहुत ज्यादा नुकसान होता है और केन खुद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो बस एक बिगिनर स्पेल यूज किया था। एग्जामिनर अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाती और केन खुद को समझाने की कोशिश करता है। एग्जामिनर एरिया चेक करती है और उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप एग्जाम की तरफ बढ़ने को कहती है। वो एकेडमी के दूसरे हिस्से में जाते हैं जहां एग्जामिनर कुछ ए रैंक एडवेंचरर्स का परिचय देती है जो उनका असेसमेंट करने आए हैं। केन हैरान हो जाता है जब वो क्लॉड को देखता है, जो पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। केन बताता है वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है। क्लॉड उसका ओपोनेंट बनना चाहता है, लेकिन केन इनकार करने की कोशिश करता है। हालांकि एग्जामिनर कहती है कि क्लॉड सबसे ज्यादा रैंक का एडवेंचरर है, इसलिए उसे माना नहीं किया जा सकता। दोनों लड़ने की तैयारी करते हैं और क्लॉडियस कहता है दिखाओ क्या कर सकते हो। केन सोचता है वो ए रैंक है तो जरूर स्ट्रांग होगा, इसलिए अपना बूस्ट स्किल यूज करता है और हमला शुरू कर देता है। दोनों तलवारों की टक्कर शुरू करते हैं और बाकी बच्चे यकीन नहीं कर पाते कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। क्लॉड केन से प्रभावित होता है, कहता है वो दूसरे एग्जामिनर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन केन उसे आराम से लेने को कहता है क्योंकि ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। लेकिन क्लॉड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना बूस्ट स्किल यूज करके वो दोनों और भी तेज मूव करने लगते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई रोकी जाती है जब एग्जामिनर उन्हें रोकने को कहती है, कहते हुए कि वो दूसरे बच्चों को डरा रहे हैं। क्लॉड सोचता है उन्होंने थोड़ा ज्यादा कर दिया और दिन के लिए लड़ाई खत्म कर देता है, लेकिन केन से कहता है वो कभी साथ में एक क्वेस्ट पे जाएंगे, जिसपे केन पूरी तरह कंफर्म नहीं होता। एग्जामिनर कहती है उसने काफी देख लिया है और केन को घर जाके रिजल्ट का इंतजार करने को कहती है। वो घर वापस जाता है और सिल्विया पूछती है वो कैसा गया। वो कहता है सब कुछ ठीक रहा और सिल्विया पार्टी करने की बात करती है सेलिब्रेट करने के लिए। केन कहता है कि सेलिब्रेट करना अभी जल्दी है, लेकिन उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है और सिल्विया दौड़ के उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। महल में राजा केन से उस नुकसान के बारे में पूछता है जो उसने एग्जाम में किया। कने समझाता है कि एग्जामिनर ने उसे बताया था वो अपनी पूरी पावर यूज कर सकता है क्योंकि बैरियर था, लेकिन उसने तो बिगिनर मैजिक यूज की, अपना नया एम्परर लेवल मैजिक भी यूज नहीं किया, फिर भी इतना बड़ा नुकसान हुआ। राजा हैरान होता है ये सुन के कि वो एम्परर लेवल मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन केन कहता है उसे पता नहीं क्या होगा अगर वो यूज, और पूछता है क्या कोई जगह है जहां वो प्रैक्टिस कर सके, लेकिन सब कहते हैं बिल्कुल नहीं। राजा पूछता है वो एग्जाम कहाँ गया क्योंकि टेलेस्टिया ने शिकायत की थी कि उसने उसे एग्जाम के वक्त नहीं देखा। केन बताता है कि उसने साउथ एंट्रेंस से चेक इन किया था और उसे अपने कमरे की तरफ भेजा गया। ये सुन के राजा पूछता है एकेडमी में नॉर्थ और साउथ एंट्रेंस क्यों है, और केन को अपनी गलती का एहसास होता है। नॉर्थ एंट्रेंस उस जगह जाता है जहां नोबल्स रहते हैं और वो गलती से साउथ एंट्रेंस से कॉमनर्स के साथ एग्जाम दे आया। ड्यूक बताते हैं कि इसी वजह से एकेडमी के हेडमास्टर के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां हेडमास्टर कहता है कि रिजल्ट रिलीज करने में एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक कॉमनर ने रिटन एग्जाम में पूरे मार्क्स लिए, ट्रेनिंग एरिया तबाह किया और एक ए रैंक एडवेंचरर के साथ बराबर लड़ाई की, क्योंकि जानता है ये जरूर केन ही होगा और हेडमास्टर को रिजल्ट रिलीज करने को कहता है। एकेडमी में रिजल्ट्स रिलीज होते हैं और केन अपना नाम ढूंढता है। सिल्क उसे आवाज देती है, बताती है वो अपनी क्लास का टॉपर है, टेलेस्टिया दूसरे नंबर पे है और वो खुद तीसरे नंबर पे। वो उसे उसके नुकसान के बारे में छेड़ती है और बताती है कि टेलेस्टिया नाराज क्योंकि उसने उसे एग्जाम में नहीं देखा, जिससे केन को लगता है वो मुश्किल में है। अचानक उसे अपनी बहन रेन दिखती है जो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को राह दिखा रही होती है। वो दौड़ के उसके पास आती है, खुश होकर बताती है कि वो अपनी क्लास का टॉपर है और उसकी स्पीच के लिए शुभकामनाएं देती है, क्योंकि ट्रेडिटो है कि एंट्रेंस सेरेमोनी में टॉपर ही स्पीच देता है। काने चाहता है काश ये काम सेलेस्टिया करें, लेकिन रेन कहती है उसे कोई चारा नहीं है। कने घर वापस जाता है और सिल्विया बहुत खुश हो जाती है ये सुन के कि वो पास हो गया। कहती है सेलिब्रेट करना होगा और वो 100 लोगों के लिए खाना बनाई। वो भागती हुई चली जाती है और केन सोचता है ये तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सोचता है खुश होने का एक अच्छा मौका है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन केन देखता है कि उसके पेरेंट्स उसे देखने आए। उसके साथ सेलेस्टिया और सिल्क भी होती हैं जो उसकी यूनिफॉर्म में उसे क्यूट देख के तुरंत इंप्रेस हो जाती हैं। सेरेमनी शुरू होती है और दूसरे स्टूडेंट सोचते हैं वो कौन है, जेलस होते हुए कि वो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। हेडमास्टर केन को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं और वो अपना परिचय देता है, बताता है कैसे उसका एग्जाम मिक्सअप हुआ था, लेकिन कहता है वो सबसे दोस्ती करने के लिए उत्सुक है, उम्मीद करते हुए कि सब साथ मिलकर चल सकें, और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाते हैं। राजा बाहर आके सारे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट करता है, कुछ इरेगुलर स्टूडेंट्स का भी जिक्र करता है और केन को लगता है जैसे ये
बाद खास तौर पे वो अपनी पहली क्लास में पहुंचते हैं जहां उनकी होमरूम टीचर अपना परिचय देती है। नाम है एल्का। वो उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने और पढ़ाई का विषय चुनने को कहती है। केने एडवेंचरिंग का कोर्स लेना चाहता है लेकिन लड़कियां इसका विरोध करती हैं। टेलेस्टिया कहती है कि चूंकि वो पहले से ही बैरो है, उसे नोबल होने के बारे में और सीखना जरूरी है। राजा इस बात पे नाराज हो जाता है लेकिन सिल्क उसे बताती है कि वो एक से ज्यादा कोर्स ले सकता है। तो केन नोबिलिटी, एडवेंचरिंग और मैजिक तीनों लेने का फैसला करता है। सेलेस्टिया कहती है वो नोबिलिटी और इंटरनल अफेयर्स लेंगे। कने सोचता है वो इंटरनल अफेयर्स क्यों ले रही है और वो बताती है कि वो भविष्य में उसका डोमेन संभालने में मदद करना चाहती है। सिल्क नोबिलिटी और कॉमर्स चुनती है। कहती है वो भी भविष्य में उसके लिए काम की बनना चाहती है। क्लास छोड़ते हुए केन देखता है कुछ लड़के एक लड़की को टांग कर रहे हैं। वो उसके कान देख के पहचान लेता है कि ये तो परमा है, उसकी आइटम शॉप वाली दोस्त। ये टांग करने वाले असल में हैबिट और उसके दोस्त होते हैं जो उसे बीस्ट होने के नाते ताने मार रहे हैं। कहते हैं वो उनकी क्लास में नहीं है क्योंकि वो सब नोबल हैं। लेकिन केन बीच में आ जाता है। कहता है स्कूल में नोबल और कॉमनर दोनों बराबर होते हैं, हैबिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका दोस्त सिन रियलाइज करता है वो केन है, अपनी पिछली मुलाकात याद करते हुए। बाकी लड़के सोचते हैं वो खुद नोबल होकर कॉमनर का साथ क्यों दे रहा है, लेकिन केन कहता है वो अपनी दोस्त का साथ दे रहा है। हैबिट धमकी देता है अपने पिता को बताएगा, लेकिन उसी वक्त लड़कियां वहां आ जाती हैं जिससे वो सब घुटने टेक के माफी मांगने लगते हैं। उन्हें परमा से माफी मांगनी पड़ती है और वो जल्दी वहां से चले जाते हैं। परमा काने का शुक्रिया अदा करती है लेकिन लड़कियां पूछने लगती हैं उससे क्या रिश्ता है जिससे काने को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं जब वो परमा से बात करती हैं। वो सब एक तरह का गठबंधन बना लेते हैं। अचानक काने को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे लाइब्रेरी जाने को कहती है। वो देखने जाता है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो एक अलग जगह पहुंच जाता है, टेलीपोर्ट होकर एक कमरे में जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो पूछता है क्या वो कॉफी पीगा। काने मांगता है वो कौन है, सोचता है इस दुनिया में कॉफी कहां से आई, लेकिन वो आदमी कहता है वो उसका इंतजार कर रहा था, उसे काजुया बुलाते हुए, उसकी पुरानी दुनिया का नाम। वो आदमी अपना परिचय देता है यूया के नाम से और केन उसे पहले राजा के रूप में पहचान लेता है। उसे याद आता है वो किताब जो उसने पढ़ी थी, लेकिन वो तो 300 साल से ज्यादा पुरानी लिखी गई। तो वो सोचता है क्या ये किसी भूत से बात कर रहा है, लेकिन यूया हैस के कहता है अपनी स्टेटस चेक कर। कने अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और शॉक्ड रह जाता है। उसमें गॉड ऑफ क्रिएशन की उपाधि दिख रही है। यूया समझाता है कि उसने इसी दुनिया को बनाया है, इसलिए वो एक देवता समझा जाता है और 300 साल बाद भी अपनी वही शक्ल बरकरार रखता है। वो आगे बताता है कैसे उसने जेनोथ और दूसरे देवताओं से बात की थी और वो सब चाहते थे कि वो केन की ट्रेनिंग में मदद करे। कने सोचता है वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यूया उसे एक कुकी लेके आने को कहता है। कने कोशिश करता है लेकिन यूया आसानी से उसे रोक देता है। कहता है उसे अभी बहुत आगे जाना है। कने पूछता है उसे और स्ट्रांग होने की जरूरत क्यों है, और यूया रिवील करता है कि उसे आरोन नाम के एक दुष्टात्मा देवता से लड़ना हो। वो समझाता है कि 300 साल पहले एरन ने एक ऑरेकल का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से लड़वाया और मारवाया, सबके सबकॉन्शियस में डाउट भर दिया। लेकिन यूया ने अपने साथियों के साथ उसे सील करने में कामयाबी पाई थी, लेकिन अब वो सील ढीला हो चुका है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। केन पूछता है क्यों ना वो दोबारा उसे सील कर, लेकिन यूया कहता है कि चूंकि वो एक देवता बन गया है वो अब सीधा दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वैसे ही जैसे दूसरे देवता। यूया ये भी मेंशन करता है कि केन की पुरानी जिंदगी भी बहुत अहम है। अचानक वो दोनों समुद्र तट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यूया उसे एक तलवार दे देता है। कहता है अगर वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लें तो वो उसे और बताएगा। वो उसे एक कंपास देता है जो उसे वापस घर तक पहुंचाएगा। वो केन को लेवल अप करने को कहता है उसे कम से कम लेवल 600 चाहिए एरन के आगे टिकने के लिए। कने सोचता है इसमें तो हमेशा लग जाएगा क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 300 के आसपास है और स्कूल मिस होने की चिंता करता है। लेकिन यूया बताता है कि इस दुनिया का एक साल उस दूसरी दुनिया का सिर्फ एक दिन होता है। यूया उसे शुभकामनाएं देते हुए गायब हो जाता है और केन रियलाइज करता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो वो घर की तरफ चलना शुरू करता है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है उसे तुरंत खतरनाक मॉन्स्टर्स घेरे लेते हैं। उधर दूसरी दुनिया में सेलेस्टिया और सिल्क केन के महल जाते हैं। सोचती हैं वो स्कूल क्यों नहीं आया। सिल्विया भी परेशान हो जाती है, सोचते हुए शायद वो किसी मुसीबत में हो, लेकिन टेलेस्टिया उसे भरोसा है और वही रुक के उसका इंतजार करने का फैसला करती है। हम केन को देखते हैं जब एक बीस्ट चूज पकड़ लेता है और वो बिल्कुल थक जाता है, लेकिन वो अपनी मैजिक से उसे भगाने में कामयाब हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि वो पहले से ही जंगल में कई महीने बिता चुका है और सोचता है क्या वो कभी वापस जा पाएगा। अचानक उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी इंस्टिंक्ट से उठ के उस आवाज की तरफ खींचता चला जाता है। वो देखता है एक घायल बीस्ट जमीन पे पड़ा है। वो सोचता है उसे उसकी मुसीबत से आजाद करना ही बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है उसे याद आता है कि वो हमेशा किसी की रक्षा करना चाहता था। तो वो अपनी सारी बची हुई मैजिक यूज करके उस बीस्ट को ठीक कर देता है, लेकिन इससे वो खुद बेहोश हो जाता है। वो बीस्ट उसे दूसरे मॉन्स्टर्स से बचाता है और जब केन होश में आता है तो वो उस पर चढ़ के उसे चाटने लगता है, जैसे वो भी बताना चाहता हो कि वो भी तन्हा है। केन उसे अपना साथी बनने को कहता है और उसे हाकू नाम देता है। हाकू के साथ वो अपना दिमागी संतुलन बनाए रखता है, अपने आप को याद दिलाते हुए कि वो हार नहीं मान सकता क्योंकि उसके पास रक्षणे लायक कोई है। कुछ समय बाद वो आखिरकार घर पहुंच जाता है और यूया उसका स्वागत करता है, कहते हुए कि वो बहुत बड़ा हो गया है। हमें पता चलता है कि 4 साल बीत गए हैं। वो हाकू को देख के भी हैरान हो जाता है, कहता है ये तो एक पवन बीस्ट और सजेस्ट करता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए। केन ट्राई करता है और हाकू गायब हो जाता है, लेकिन यूया कहता है अब वो यूज जब चाहे समन कर सकता है। यूया उसे उसके अगले गुरु डुरन से मिलाता है। डुरान कहता है वो अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि एरन तो यूया से भी ज्यादा स्ट्रांग और यूया खुद
उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो केन को पहले उससे हराना होगा। केन अपना बूस्ट स्किल यूज करता है, लेकिन डुरान उसका हमला डॉज करके एक ही पंच से उसे बेहोश कर देता है। जब केन होश में आता है तो पता चलता है वो डुरान के घर आ गया है, जहाँ उसकी पत्नी रूई भी है। उनके पास एक पेट ड्रैगन भी है जिसका नाम है जिन, और केन उसे देख के बहुत खुश होता है, उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। लेकिन हाकू जंप करके आता है और उसे लगता है वो ड्रैगन को पसंद नहीं करता। कने उनके साथ खाना खाता है और रोने लगता है, क्योंकि 4 सालों बाद उसने पहली बार असली खाना खाया है। इधर टेलेस्टिया और सिल्क कुकीज बनाना सीख रही होती हैं, केन की चिंता करते हुए चाहती हैं जब वो वापस आए तो उसे खुश कर सके। केन अपनी ट्रेनिंग डुरान के साथ जारी रखता है और रोज पीटा रहता है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद भी वो पीटा रहता है और वो सोचता है वो एरोन को कैसे हराए। लेकिन उसे यूया की बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि एरोन पहले उसी दुनिया का खुशी का देवता था। केन हैरान हो जाता है ये सुन के कि पहले वहाँ 8 देवता थे। यूया बताता है कैसे एरोन ने अपने ऑरेकल का इस्तेमाल करके सबको एक डेथ गेम में डाल दिया था, और अगर वो वापस आता है ये गेम फिर से शुरू होगा और उसके जानते बूझते सब लोग उसमें फंस जाएंगे। कने ये बात अपनी ट्रेनिंग के लिए प्रेरणा के रूप में लेता है। यूया ये भी बताता है कि एरोन का रिश्ता उसकी पुरानी जिंदगी से क्यों है, क्योंकि एरोन ने उसके माँ बाप को मारा था। हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप सेई और मेगामी भी एक कार एक्सीडेंट में मारे थे और उन्हें भी हीरोज के रूप में उस दुनिया में बुलाया गया था। देवता सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उन्हीं तीनों को एरोन को रोकने का जिम्मा दिया, उन्हें एक ऑर्ब दिया जिससे वो उसे सील कर सकें। वो एरोन से लड़ते हैं लेकिन उस पर मेगामी की मैजिक का कोई असर नहीं होता, तो यूया और सेई अपनी तलवारों से उस पर हमला करते हैं, उसका बाजू भी काट देते हैं। लेकिन एरोन अपनी मैजिक से जवाब देता है जिससे मेगामी की मौत हो जाती है। सेई अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करता है और एरोन पे चार्ज करता है, लेकिन उससे चाकू लग जाता है। मगर यूया इसी मौके का फायदा उठा के उसे सील करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बदले सेई की जान चली जाती है। कने सोचा करता है इन सब लोगों को बचाने के बारे में, और आखिरकार वो डुरान को भी हराने में कामयाब हो जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हुए। कने अपने माँ बाप की कब्रों पर जाता है और यूया बताता है कैसे वो हमेशा उसकी चिंता करते थे। कने यूया का शुक्रिया अदा कर यूया उसे उस कुकी का मौका दोबारा देता है जो इस बार वो पकड़ लेता है, और यूया उसकी ग्रोथ को स्वीकार करता है। वो कॉफी का सजेशन देता है, लेकिन केन वापस दूसरी दुनिया जाने के लिए बेताब होता है। यूया कहता है वो बहुत अलग दिखने लगा है, तो वो अपनी पावर यूज करके अपनी असली शक्ल में वापस आता है। यूया उसे हाकू का ख्याल रखने को कहता है और डुरान कहता है जिनको भी दूसरी दुनिया दिखाओ, तो केन उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वो दोनों का शुक्रिया अदा करके वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन यूया उसे एक तलवार देता है, कहता है इसे राजा को दे देना। केन टेलीपोर्ट होकर वापस अपने महल में पहुंच जाता है, जहां लड़कियां उसे देख के बहुत खुश हो जाती हैं। वो माफी मांगता है उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन टेलेस्टिया कहती है उन्हें भरोसा था वो वापस आएगा, इसलिए उन्होंने तो उसके लिए कुकीज बनाना भी सीख लिया। वो सब उसका घर में स्वागत करते हैं और केन खुश होता है उन्हें अपनी जिंदगी में पाके कुकीज खाते हुए। केन राजा से मिलता है और समझाता है कैसे वो दूसरी दुनिया में यूया से मिला। राजा को यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन केन वो तलवार दिखाता है जो यूया ने उसे दी थी, और वो उसे तुरंत पहचान लेते हैं। इससे उन्हें उसकी बात पे यकीन आ जाता है। राजा पहले राजा का लिखा एक पत्र पढ़ता है और पता चलता है कि केन को उसी ने ट्रेनिंग दी थी। कने अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताता है, कैसे उसे जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया गया था और वो 5 साल तक रोज पीटा रहा। राजा शॉक्ड हो जाता है ये सुन के कि उसकी ट्रेनिंग 5 साल चली, लेकिन ड्यूक को ये बात हमेशा की तरह मजेदार लगती है। ड्यूक बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में गिल्ड यूज ढूंढ रही थी, क्योंकि ए रैंक बनने के बाद उसने कोई क्वेस्ट नहीं लिया और हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। राजा ये सुन के परेशान हो जाता है और तुरंत गिल्ड की तरफ निकाल पड़ता है। वो गिल्ड मास्टर से मिलता है ये जानने के लिए क्या हो रहा है, और वो समझाता है कि जब केन ए रैंक पे प्रमोट हुआ था उस कहा गया था कि यूज कुछ बंदित्स को सबजुगेट करना हो। केन बताता है वो अकेडमी में बिजी था, लेकिन मास्टर यूज बताता है कि क्वेस्ट पूरा करने की एक टाइम लिमिट है, वरना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कोई दूसरा चारा न देखते हुए केन तुरंत क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है और मास्टर उसे बताता है कि कुछ बंदित्स कैपिटल की तरफ जाने वाले रास्ते पे परेशानी पैदा कर रहे हैं। वो बताता है कि उस झुंड में करीब 10 बंदित्स हैं, लेकिन सोचता है केन को कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वो शहर का सबसे ताकतवर इंसान है। केन रास्ते पे टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है और फ्लाई स्पेल यूज करके बेंडिट्स को ऊपर से ढूंढता है। वो देखता है बेंडिट्स एक कैरेज को लूट रहे हैं, तो वो तुरंत मदद के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि कैरेज की सुरक्षा कर रहे लोग कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पुराने ट्यूटर्स नीना और मिली हैं, और उनका क्लाइंट पार्मा का पिता है। वो देखता है मिली घायल है, तो उसे तुरंत अपनी मैजिक से ठीक कर देता है। बंदित्स उसे सिर्फ एक बच्चा समझ के हंस रहे होते हैं, लेकिन केन उन्हें मिली को चोट देने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। बंदित्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें बिना ज्यादा जोर लगाए आसानी से हरा देता है। एक बंदित उस पर जंप करता है, लेकिन वो उसे उड़े देते हुए फेंक देता है। वो बाकी सबको भी खत्म कर देता है, कहते हुए कि अपनी ताकत कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। लेकिन लड़कियां सोचती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सारे बंदित्स पकड़ लिए जाते हैं और मिली पूछती है वो अचानक यहाँ कैसे आया। वो बताता है वो बस अपने सबजुगेशन क्वेस्ट पे था, लेकिन ये सुन के लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि सबजुगेशन क्वेस्ट सिर्फ सी रैंक या उससे ऊपर वाले एडवेंचरर्स के लिए होते हैं, और वो तो अभी ही रजिस्टर हुआ होगा। गाने बताता है वो पहले से ही ए रैंक है, और लड़कियां यकीन
यकीन नहीं कर पाती कि वो सीधा बी और सी रैंक को छोड़कर आगे निकल गया। बंदित्स को एक पिंजरे में शहर वापस लाया जाता है और सब टुमानी की आइटम शॉप में परमा के पिता को छोड़ने जाते हैं। परमा अपने पिता से मिलने आती है और केन को देख के बहुत खुश होती है। वो बंदित्स देख के हैरान हो जाती है। सोचती है आज स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद वो इतनी मेहनत कर रहा है। सोचती है एक बैरों के रूप में वो जरूर बिजी होगा। मिली उसकी प्रमोशन सुनिए हैरान हो जाती है। सोचती है क्या उसे अब फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन केन कहता है वो हमेशा उन्हें अपना गुरु समझेगा और वो उसे बस नाम से बुलाते रहे। मिली सोचती है वो कितना बड़ा हो गया है, एकदम अडल्ट जैसा लगता है, लेकिन केन चुपके से निकल जाता है कहते हुए उसे गिल्ड जाके रिपोर्ट करना है। जैसे ही वो भागता है लड़कियां उसका पीछा करती हैं। केन क्वेस्ट सबमिट करता है और टिया हैरान होती है कि वो पहले से ही खत्म कर चुका है। वो गिल्ड मास्टर को बताने जा ही रही होती है जब कुछ एडवेंचरर्स लड़कियों को टांग करने लगते हैं। लड़कियां उन्हें नजरअंदाज करती हैं, लेकिन एक आदमी मिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केन रोक देता है। वो आदमी जब उसे पहचान लेते हैं अपनी पिछली मुलाकात याद करके डर जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। क्लॉड वहां आ जाता है पूछते हुए क्या हंगामा है और केन उसे देख के खुश हो जाता है। गुंडे भाग जाते हैं और क्लॉड हैरान होता है उसे मिल्ली के साथ देख के, जिससे पता चलता है कि वो असल में उसकी छोटी बहन है। केन इस कोइंसिडेंस पे यकीन नहीं कर पाता और सब साथ में ड्रिंक करते हैं। क्लॉड पूछता है वो दोनों क्या कर रहे थे और नेली समझाती है कैसे केन ने उन्हें बचाया और आसानी से सारे बंदित्स को हराया, कहते हुए कि वो पहले से ए रैंक बन चुका है। क्लॉड ये सुन के हैरान होता है, सोचते हुए कि अभी रजिस्टर हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसे याद आता है कैसे केन उसके साथ मॉक फाइट में बराबर था। मिली पूछती है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, जिससे केन थोड़ा पैनिक हो जाता है क्योंकि वो उन्हें नहीं बता सकता कि उसे देवताओं ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन मिली खुद को याद दिलाती है कि उसने तो बचपन में ही एक रेड ड्रैगन हराया, तो सोचती है वो हमेशा से ही इतना स्ट्रॉन्ग। क्लॉड प्रभावित होता है, सोचते हुए रेड ड्रैगन्स एसएस रैंक होते हैं और लड़कियां उन मैजिक बैग्स का भी जिक्र करती हैं जो केन ने उनके लिए बनाए। लेना जिद करती है जानने के लिए वो कितना समा सकते हैं और मिली कहती है उसे पता नहीं क्योंकि वो आज तक उसे भर नहीं पाई, लेकिन बताती है केन ने कहा था ये एक पूरा महल समा सकता है। लेना जेलस हो जाती है, सोचती है ये तो नेशनल ट्रेजर जैसी चीज है और केन से एक मांगने लगती है जिससे वो भी वादा कर देता है उसे एक बनाएगा। शुक्रिया अदा करते हुए वो सो जाती है और क्लॉड बताता है वो शराब ज्यादा नहीं संभाल पाता। कने को याद आता है कि उसने पूरा एक हफ्ता स्कूल मिस किया है, तो वो सोचता है अब उसे कोई भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। क्लॉड पूछता है वो स्कूल क्यों जा रहा है जब वो पहले से ही बैरों है, लेकिन केन कहता है अभी भी बहुत कुछ है जो उसे नहीं आता। लीना सोचती है वो बहुत अच्छा बच्चा है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन केन जल्दी से भाग जाता है। उसी वक्त टिया आ जाती है, बताती है कि एकेडमी में पढ़ाने वाला एडवेंचरर चोट लगने की वजह से नहीं आ सकता और क्लॉड उसे मदद करने में दिलचस्पी लेने लगता है। अगले दिन एकेडमी में केन अपनी मैजिक क्लास अटेंड करता है जहां सब टारगेट्स पे अपने स्पेल्स ट्राई कर रहे होते हैं। वो एक्साइटेड होता है अपनी यूया से सीखी हुई नई स्पेल्स ट्राई करने के लिए, लेकिन टीचर उसे रोक देती है, कहती है यूज कोई भी अटैकिंग स्पेल यूज करने की इजाजत नहीं है क्योंकि पिछली बार तो उसने बिगिनर मैजिक से ही एकेडमी का बैरियर तबाह कर दिया था। कने यकीन नहीं कर पाता और उसके दोस्त देखते हैं कि वो अपनी क्लास में फिट नहीं हो पा रहा, तो वो कुछ प्लान बनाते हैं उसे मदद करने के लिए। कने की एडवेंचरिंग क्लास में टीचर बताती है कि उनका इंस्ट्रक्टर चोट लगने की वजह से नहीं आ सकता, इसलिए वो क्लॉड और उसकी टीम को गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स के रूप में पेश करती है। स्टूडेंट्स क्लॉड और लेना को पहचान लेते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स से अपने गिल्ड कार्ड्स निकालने को कहता है। सब स्टूडेंट्स के पास ब्रॉन्ज कार्ड्स होती हैं क्योंकि वो नए रजिस्टर हुए हैं। क्लॉड चाहता है केन अपना गोल्ड कार्ड दिखाए, लेकिन केन सोचता है ये बुरा आइडिया होगा, इससे वो दूसरे स्टूडेंट से और ज्यादा अलग लगने लगेगा, तो वो प्रिटेंड करता है उसे अपना कार्ड याद नहीं रखा। क्लास बाहर ट्रेनिंग के लिए जाती है और क्लॉड एक एक करके सब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है। केन एक्साइटेड होता है ये सोच के कि वो भी अपना दम दिखाएगा, लेकिन क्लॉड बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ लड़ता रहता है। केन नजरअंदाज हो जाता है। असल में ये क्लॉड की सोच समझी योजना है। वो पहले सबको उनकी ताकत दिखाना चाहते हैं और जब केन उसका बराबर मुकाबला करेगा तो दूसरे स्टूडेंट्स प्रभावित हो जाएंगे और वो क्लास का हीरो बन जाएगा। केन बेकरारी से इंतजार करता है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट उसे लाइन में आने को कहता है। क्लॉड बाकी सब स्टूडेंट्स को हरा देता है और केन सबसे आखिरी होता है। वो लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन घंटी बज जाती है और टीचर कहती है समय खत्म हो गया। कने डिसअपॉइंटेड होता है कि उसे फाइट का मौका नहीं मिला, लेकिन क्लॉड माफी मांगता है समय की गलती के लिए, वादा करता है अगली बार जरूर लड़ेगा। लेकिन उसकी टीचर बताती है कि स्कूल के पास क्लॉड को दोबारा बुलाने का बजट नहीं है क्योंकि उसके तोड़े हुए दीवार और बैरियर की मरम्मत में ही काफी पैसा लगा। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया कहते हैं, लेकिन केन अपना मौका ना मिलने से बहुत उदास हो जाता है। उस रात केन बहुत नाराज हो जाता है क्लॉड के बारे में सोचते हुए और जंगल में अकेला अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो एक ड्रैगन से मिलता है जिसे वो एक ही बार में मार देता है और फायर की बारिश से एक बड़ा धमाका कर देता है। गार्ड्स रिपोर्ट करते हैं कि उनपे प्रिंस ऑफ डार्कनेस का हमला हो रहा है, अलार्म बजा देते हैं और गन दौड़ के उस जगह इन्वेस्टिगेट करने जाता है। कने अपना गुस्सा ठंडा करके घर टेलीपोर्ट हो जाता है, अपना रुमाल वहीं छोड़ देता है और जब उसका पिता वहां पहुंचता है तो बस एक बड़ा गड्ढा देखता है, लेकिन उस रुमाल को देख के शॉक्ड रह जाता है। अगले दिन कने को राजा बुलाते हैं और बताते हैं क्या उसके पिता ने पाया। वो सोचते हैं ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस का काम है और दूसरे देशों से संपर्क करना होगा तैयारी के लिए, लेकिन केन सच बताता है कि ये असल में वही था। राजा उसे लेक्चर देता है और जब वो घर आता है तो उसका पिता भी उसे जानता है। इधर एक दूर गुफा में एरन का एक छोटा हिस्सा एक गॉब्लिन के हाथों उठा लिया जाता है और फिर एक ड्रैगन द्वारा निगल लिया जाता है। ड्रैगन उसके वश में आ जाता है और एरन उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है। रियलाइज करता है कि उसकी सील कमजोर हो चुकी है और उसने अपनी कुछ शक्ति वापस पा ली। वो दूसरे देवताओं से बदला लेने की कसम खाता है। एकेडमी में केन की क्लास समनिंग मैजिक के बारे में पढ़ रही हो। टीचर उसे
बुलाती है और वो सोचता है उसे अकेले पढ़ने को कहा जाए, लेकिन वो बताती है कि चूंकि वो अटैक मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कने खुश हो जाता है और टीचर उनके इंस्ट्रक्टर ग्रैट का परिचय देती है, जो महल का एक मेज है। ग्रैट समझाता है कि समनिंग मैजिक के दो प्रकार होते हैं। पहला वो जिसमें आप किसी मॉन्स्टर से बंधन बना के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा वो जिसमें आप मैजिक सर्कल से किसी मॉन्स्टर को समन करते हैं। वो उन्हें मैजिक सर्कल समनिंग प्रैक्टिस करने को कहते हैं और तालिस्मान दे देते हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग क्रीचर समन करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट एक देव जैसा जानवर समन करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से इनकार करता है और गायब हो जाता है। ग्रैट समझाता है कि उसके पास उसे कंट्रोल करने के लिए काफी मैजिक पावर नहीं थी, लेकिन लड़के की तारीफ करता है इतनी बड़ा मॉन्स्टर समन करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स के खत्म होने के बाद ग्रैट केन को कहता है अब उसकी बारी है। कने अपनी सारी मैजिक सर्कल में डालने की तैयारी कर, लेकिन डरता है कहीं दोबारा कोई पागल मॉन्स्टर समन ना हो जाए जैसा बचपन में हुआ। लेकिन ग्रैट उसे भरोसा देता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया तो मॉन्स्टर खुद ही गायब हो जाएगा, तो उसे अपना सब कुछ डाल देना चाहिए। केन एक्साइटेड होकर अपनी सारी मैजिक सर्कल में डाल देता है, लेकिन ग्रैट पैनिक होने लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा मैजिक है कि केन खुद भी उड़े जाता है। एक डीमन प्रकट होता है जो हैरान होता है कि एक इंसान उससे समन कैसे कर पाया। ये खुद प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। केन ये सुन के पैनिक हो जाता है और तुरंत फ्लैश स्पेल से सबको ब्लाइंड कर देता है। वो सोचता है क्या ये डीमन एरन का साथी है, और डीमन यूज इंसान होने की वजह से नीचा देखता है। वो अपनी एबिलिटी यूज करके केन की स्टेटस चेक करता है और उसकी तरफ बढ़ता है। केन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डीमन उसकी ताकत देख के तुरंत उसके आगे झुक जाता है और उसका गुलाम बनने की पेशकश करता है। केन हैरान हो जाता है और डीमन कहता है वो उसे से कॉन्ट्रैक्ट बना के बहुत खुश है। कहता है वो उसके लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो पूरी एक क्वाम को तबाह करना ही हो। लेकिन केन कहता है वो ऐसा कभी नहीं मांगेगा। डीमन अपना परिचय देता है सेट, प्रिंस ऑफ डार्कनेस के नाम से, और कहता है केन उसे जब चाहे समन कर सकता है। डीमन गायब हो जाता है और ग्रैट पूछता है वो डीमन कौन था, लेकिन केन बहाना बनाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया और वो बस गायब हो गया। ग्रैट उसकी बात मान लेता है और केन राहत महसूस करता है कि उसने मामला संभाल लिया, लेकिन ग्रैट ये बात राजा को रिपोर्ट कर देता है। राजा केन से सख्त पूछताछ करता है और उसे मान लेना पड़ता है कि उसने सच में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था, जिससे सब डर के मारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो रंपेज पे निकल जाता तो पूरे कैपिटल को पलक झपकते तबाह कर सकता था। कने माफी मांगता है, कहता है उसने तो बस अपनी मैजिक सर्कल में डाली थी। ग्रैट सोचता है उसकी इतनी जबरदस्त मैजिक है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को भी समन कर सकता है, और राजा सोचता है ये जरूर पहले राजा से मिली ट्रेनिंग की वजह से। वो केन की स्टेटस देखना चाहते हैं और ग्रैट को वार्न कर जो भी देखेगा उस किसी को ना बताए। कने अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सब शॉक्ड रह जाते हैं। उसमें अब डेमीगॉड की उपाधि है और उसकी स्टेटस इमेजरेबल हो गई है। राजा सोचता है ये हो क्या रहा है, और ग्रैट उसे झुकते हुए देवता बुलाने लगता है। ड्यूक सोचता है उन्हें उसे अब मास्टर बुलाना चाहिए, और राजा डरता है कि उसके पास तो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत, लेकिन केन कहता है उसकी ऐसी कोई नियत नहीं है, उन्हें उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे पहले करते थे। राजा उसे विस्काउंट की उपाधि देने का फैसला करता है, एक पूरा शहर देने का, और प्रिंसेस के साथ उसकी सगाई को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का। घर पे सिल्विया उसे उसकी प्रमोशन पे मुबारक देती है, पूछती है उसे कौन सा इलाका मिलेगा, और वो बताता है शायद कैपिटल के पास का कोई शहर। सिल्विया सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन कॉलिन अचानक खबर लाता है कि उसके भाई ने जंगल में मॉन्स्टर्स के एक बड़े हमले को देखा। कने तुरंत ग्रेसिया की तरफ जाता है अपने परिवार के घर, जहाँ वो अपने भाई से मिलता है। भाई बताता है कि पिछले कुछ महीनों में जंगल में एडवेंचरर्स पे हमलों की संख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए उसने बड़े एडवेंचरर्स को वहां भेजा था इन्वेस्टिगेट करने, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ गई है और वो और भी ज्यादा वहशी हो गए हैं। भाई एक पुरानी ऑनस्लॉट घटना का जिक्र करता है, कई दशक पहले जब मॉन्स्टर्स अचानक वहशी हो गए थे और शहर पे हमला किया था, और रिकॉर्ड्स देख के लगता है कि अभी का बिहेवियर भी वैसा ही है। तो सोचता है शायद ये एक और ऑनस्लॉट है, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो अपने सारे आदमी बड़े पैमाने पे नहीं भेज सकते। कैन जंगल जाके खुद जांच करने का फैसला करता है, लेकिन भाई उसे लेकर चिंतित होता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। कैन अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है, उसे ना डरने को कहता है, याद दिलाते हुए कैसे उसने रेड ड्रैगन हराया था। तो भाई उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। केन एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है, जहाँ क्लर्क उसे बच्चे समझ के नीचा देखती है, लेकिन उसका गोल्ड कार्ड देखते ही शॉक्ड हो जाती है। दूसरी क्लर्क रूडी केन से उस लड़की की गलती माफ करने को कहती है। वो पूछती है वो क्या चाहता है, और केन जंगल के बारे में और जानकारी चाहता है। रूई समझाती है कि मॉन्स्टर्स लगातार वहशी हो रहे हैं और भी निशानियां हैं कि ये ऑनस्लॉट हो सकता है। उसी वक्त मिल्ली और नीना गिल्ड पहुंचती हैं और केन सोचता है वो वहाँ क्या कर रही हैं। वो बताती हैं कि गिल्ड ने ज्यादा रैंक के एडवेंचरर्स को बुलाया है, क्योंकि जंगल के मॉन्स्टर्स उनके लिए बहुत ज्यादा टफ, इसलिए वो क्लॉड और लेना से मिलने की सोच रही थी। रूई पूछती है केन क्या करने का सोच रहा है, और वो कहता है वो पहले जंगल देखना चाहता है। रडी सोचती है अकेले जाना बहुत खतरनाक है, और चूंकि वो एक नोबल है, अगर उसको कुछ हो गया तो गिल्ड के लिए बड़ी मुसीबत होगी। केन सोचता है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन रूई सजेस्ट करती है वो किसी को साथ ले जाए। कने के दिमाग में आइडिया आता है और वो हाकू और जिन को अपने साथ आने के लिए समन करता है। वो तुरंत उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगता है। कने अपनी सर्च स्किल यूज करता है और जंगल में दौड़ते हुए उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो कई मॉन्स्टर्स को हराता है, लेकिन वो अजीब सा फीलिंग गायब नहीं होता, तो वो सेठ को समन करता है। सेठ पहले पूछता है कौन उसे टांग कर रहा है, लेकिन केन को देखते ही तुरंत घुटने टेक देता है। केन उसे उस अजीब फीलिंग के बारे में बताता है और उसे जंगल की जांच में मदद करने को कहता है। सेठ एक बहुत ही जबरदस्त मौजूदगी महसूस करता है आसपास, और नोट करता है कि मॉन्स्टर्स भी उसी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। केन और ज्यादा जानना चाहता है, तो सेठ अपने सर्वेंट
सर्वेंट डिलमेनिया को समन करता है। डिलमेनिया केन को देख के हैरान हो जाता है और सेठ समझाता है कि वो उनका नया मास्टर है, उसे वो देवता जो दुनिया जीतेगा बुलाते हुए, और डिलमेनिया उसके आगे नमन करता है। लेकिन केन शिकायत करता है कि वो कोई देवता नहीं है। सेठ समझाता है कि डिलमेनिया जांच में एक्सपर्ट, और डिलमेनिया अपनी खास स्किल यूज करके जानवर समन करता है जिन्हें वो पूरे जंगल में बिखेरा देता है। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और केन उन्हें खत्म करता रहता है, जिससे डिलमेनिया उसकी ताकत से प्रभावित हो जाता है। केन आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और उन दोनों को वही जांच जारी रखने के लिए छोड़कर खुद गिल्ड वापस चला जाता है। उसके दोस्त एस रैंक मॉन्स्टर्स देख के शॉक्ड रह जाते हैं और क्लॉड और लेना भी वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं ये मॉन्स्टर्स कहां से आए, और केन बताता है ये जंगल से हैं। ये सुन के सब परेशान हो जाते हैं। इधर डिलमेनिया को पता चलता है कि कोई चीज उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, उन्हें वार्न करता है और पास न जाने को कहता है, लेकिन सेठ इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। हम एरन को देखते हैं जो उनके आने का एहसास कर लेता है, और वो दोनों जंगल में मॉन्स्टर्स के एक बहुत बड़े झुंड को देखते हैं जो वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। एरन फैसला करता है कि अब उसके गेम शुरू करने का वक्त आ गया है और वो सारे मॉन्स्टर्स को हमला करने भेज देता है। सेठ तुरंत केन को वार्न करने के लिए टेलीपोर्ट होकर आता है और जमीन कांपने लगती है। गार्ड्स अलार्म बजा देते हैं और सेठ केन को बताता है कि ऑनस्लॉट शुरू हो गया है। केन रूडी को अपने भाई को इसकी खबर देने को कहता है और क्लॉड को एडवेंचरर्स को ऑर्गेनाइज करके शहर बचाने को कहता है। वो खुद दोबारा जंगल जाना चाहता है, लेकिन रूडी कहती है ये बहुत खतरनाक है। केन उसे भरोसा देता है कि उसके पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त है। सेठ खुश होता है उसे दोस्त बुलाए जाने पे जब टिफानिया अचानक आ जाती है उसे गले लगाते हुए। वो समझाती है कि उसके पिता ने एक इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है। टिफानिया भी उसके साथ जंगल जाना चाहती है, लेकिन केन उसे अपने होम टाउन की हिफाजत में मदद करने को कहता है। वो कहती है इसकी जिम्मेदारी वो उसे देगी, और केन तुरंत सेठ के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं डिलमेनिया मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपना मजा ले रहा है जब एक ड्रैगन उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन सेठ उसे हरा देता है। काने अपना इन्फर्नो स्पेल मॉन्स्टर्स पे बरसाता है, जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं एरन से मुकाबला करने के लिए जो उनका इंतजार कर रहा होता है। सेठ कहता है वो आगे बढ़े, वो खुद मॉन्स्टर्स को संभाल लेगा। कने पूछता है क्या वो ठीक रहेगा, और सेठ कहता है वो अपने अंडरलिंग्स को समन करेगा मदद के लिए, लेकिन वार्न करता है कि इससे जंगल का कुछ हिस्सा तबाह भी हो सकता है। कने उसे ज्यादा न करने की सलाह देता है, लेकिन सेठ कहता है उसे केन की ज्यादा चिंता करनी चाहिए, और वो आगे निकल जाता है। इधर शहर में टिफानिया अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करती है और नीना अपनी स्किल से अनगिनत मॉन्स्टर्स आते हुए देखती है। मिली फैसला करती है कि वो भी जंगल में जाएगी, कहते हुए कि केन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। नीना उसके साथ जाने का फैसला करती है और क्लॉड और लेना सोचते हैं वो उन्हें अकेला नहीं जाने दे सकते, तो सब साथ में निकाल पड़ते हैं। सेठ अपने 4 डीमन जनरल्स को समन करता है जो पूछते हैं क्या हो रहा है। उन्हें स्थिति समझ आती है और सेठ बताता है वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है। वो हैरान होते हैं ये जान के कि सेठ ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और पूछते हैं कौन हो सकता है। डिलमेनिया उन्हें केन के बारे में बताता है, उसे डेमी गॉड और गॉड्स चोजन वन बुलाते हुए। वो सब ये सुन के यकीन नहीं कर पाते, लेकिन सेठ उन्हें स्थिति कंट्रोल करने का ऑर्डर देता है। केन जितने हो सके मॉन्स्टर्स को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं। अचानक वो एक आग के हमले से हमला हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्पेल से जवाब देता है। एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है और केन उसे एरन के रूप में पहचान लेता है। एरन नाराज है क्योंकि वो पूरी ताकत से रिवाइव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वो और मॉन्स्टर्स को शहर पे हमला करने के लिए भेज देता है। केन उसे रुकने को कहता है, लेकिन एरन इसे एक खेल बुलाते हैं। देखना चाहता है क्या इंसान उन मॉन्स्टर्स का निशाना बन जाते हैं। हम केन के दोस्तों को जंगल में देखते हैं जो डीमन जनरल्स को मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखते हैं और सोचते हैं वो कौन हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि वो जरूर केन के साथी हैं। डीमन उन्हें सबको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सेठ कहता है उन्हें इंसानों पे भरोसा करना हो। इधर एरन केन की आंखों को पहचान लेता है, सोचता है वो उन्हीं की तरह दिखते हैं जिन्होंने उसे सील किया था, और केन रियलाइज करता है वो उसके माँ बाप की बात कर रहा है। आरो उस पर आग की सांस फेंकता है, लेकिन वो उसे बचा लेता है और अपने इन्फर्नो स्पेल से जवाब देता है, लेकिन उसका हमला लगने के बाद भी एरन कहता है इतना कमजोर हमला उस पर काम नहीं करेगा। कने सोचता है उसे एक ज्यादा ताकतवर स्पेल चाहिए, लेकिन एरन उसे मौका मिलने से पहले ही हमला कर देता है। एरन उसका पीछा करता है और केन मदद के लिए हाकू और जिन को समन करता है। वो मिले जुले एरन को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन हाकू उसकी पूंछ से लग जाता है और एरन अपनी सांस उस पर फोकस करता है। इसी बीच केन के दोस्त मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए आखिरकार थक के ओवरवेल्म होने लगते हैं। क्लॉड एक बड़े राक्षस से स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो हरा दिया जाता है जब टिफानिया और उसकी नाइट्स मदद के लिए पहुंच जाती हैं। हाकू एरन की सांस से लग जाता है, लेकिन जिन अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। आरो उन्हें लगातार हमला करता रहता है, लेकिन केन उन्हें बचाने लगता है। आरो को वो टांग करने वाला लगता है, लेकिन केन उन सब के बारे में सोचता है जिन्हें वो बचना चाहता है, और वो अपने पिता की वो अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करता है जो यूया ने उसे दी। आरो उसे एम्परर लेवल मैजिक के रूप में पहचान लेता है। केन अपना हमला चलाता है और एरन उसके साथ टकराता है। एक जबरदस्त रोशनी का बीम निकालता है जो दूरी से सब लोग देख लेते हैं। केन अपनी पूरी ताकत लगा देता है सबकी हिफाजत के लिए, लेकिन अचानक हाकू और जिन उस काट लेते हैं और वो सोचता है वो क्या कर रहे हैं। सेठ और डिलमेनिया वहां आके बताते हैं कि उसने जरूरत से ज्यादा कर दिया है और अब एरन का कोई अंश नहीं बचा। लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कने रियलाइज करता है कि ऑनस्लॉट खत्म हो चुका है और उन्हें पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर्स जंगल में वापस लौट गए हैं, इसलिए शहर सुरक्षित। केन अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता है, लेकिन बाद में हम उसे राजा से लेक्चर खाते हुए देखते हैं। राजा उस रोशनी के बीम के बारे में पूछता है जो पूरे राज्य में दिखी थी और लोग सोचने लगे थे कि ये किसी देवता का आगमन है। केन बताता है उसे एरन के खिलाफ अपना एम्परर लेवल मैजिक यूज करना पड़ा
पड़ा, लेकिन राजा उसे याद दिलाता है कि वो ऐसे विनाशकारी मैजिक इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकता। इसके बाद केन के लिए एक सेरेमनी होती है जहां उसे विस्काउंट की उपाधि मिलती है और दुरंथल नाम का इलाका दिया जाता है। लेकिन सेरेमनी के बाद तथा रिवील करती है कि दुरंथल एक बहुत ही मुसीबत वाला इलाका है जहां पहले के सब नोबल्स उसे कंट्रोल करने में फेल होते रहे हैं, क्योंकि वहां की एडवेंचरर्स गिल्ड के पास काफी ज्यादा ताकत है। टेलेस्टिया अपने पिता के पास जाके इसका प्रोटेस्ट करना चाहती है, लेकिन केन सोचता है सब ठीक हो जाएगा और उससे एक नया शहर बनाने में मजा आएगा। सब सोचते हैं वो जरूर अच्छा काम करेगा, लेकिन सब उसे याद दिलाते हैं कि ज्यादा जोरो शोर ना करे। लेकिन लगता है केन ने वहां भी काफी हंगामा मचा दिया है, क्योंकि एक गार्ड उसकी हरकतों की रिपोर्ट राजा को देता है। केन सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंच जाता है जहां एडवेंचरर्स उसे वेलकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आसानी से सबको हरा देता है। इसके बाद वहां के टवर्न में वो देखता है कुछ लोग वहां की में लड़की को लात मार रहे हैं, तो वो उन्हें भी बाहर फेंक देता है, लेकिन गार्ड यूज ही गिरफ्तार कर लेता है। राजा ये सब सुन के यकीन नहीं कर पाता, लेकिन ड्यूक को ये सब बहुत ही मजेदार लगता है। केन टेलेस्टिया और सिल्क को दुरंथाल के बारे में सब बताने लगता है, लेकिन अचानक सेठ आ जाता है मदद मांगते हुए। सेठ समझाता है कि उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो धोखे से पकड़ा गया था, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी भी आ जाती है। वो केन का आदर करती है, लेकिन पूछती है वो सेठ के इस हरकत के बारे में क्या सोचता है। केन कहता है धोखा देना गलत है, खासकर जब उसके पास पहले से ही इतनी सुंदर पत्नी है, और डीमन ये सुन के खुश हो जाता है। सेठ केन को वार्न करता है कि शादी के बाद औरतें बदल जाती हैं, लेकिन टेलेस्टिया और सिल्क दोनों उसे डांट देते हैं। राजा को केन की और भी रिपोर्ट मिलती रहती है, लगता है उसने डार्क गिल्ड को भी खत्म कर दिया है। गार्ड राजा को बताता है कि केन ने तो इससे और भी आगे जाके एक दीवार बना दी है, लेकिन असल में वो देखते हैं कि उसने तो एक पूरा कासल बना दिया है। टेलेस्टिया सोचती है ये तो महल से भी बड़ा है, सोचते हुए उसके पिता को कैसा लगेगा, और सब उसे याद दिलाते हैं कि उसने इस बार भी हद से ज्यादा कर दिया है। और दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।